चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन बिहाफ ऑफ पाकिस्तान अलायंस फॉर अर्ली चाइल्डहुड, आई वार्मली वेलकम यू ऑल टू दिस वेबिनार। असल में काफ़ी अरसे बाद हम फिर दोबारा वेबिनार करने लगे हैं, बट इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट दिस वेबिनार, द वेबिनार सीरीज। और जो आज हमारे साथ होस्ट है मिस शुमाइला, सॉरी, जो हमारी रिसोर्स पर्सन है वो मिस शुमाइला है। और शुमाइला स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट है, पैथोलॉजिस्ट है, और इनकी कई एरियाज में इनकी स्पेशलाइजेशन है। और जो आज हम वेबिनार करने जा रहे हैं स्पीच एंड लैंग्वेज डिलेज पे, आपने उसका एडवर्टीजमेंट में भी देखा था कि स्पीच एंड लैंग्वेज डिलेज से रिलेटेड जो भी चैलेंजेस है उसको हम आज इंशाल्लाह discuss करेंगे. And Shumaila will be using a lot of technical terms such as speech disorders, language disorders, resonance disorders, and communication disorders. So we are lucky to have her because she is a specialist in these areas. और इंशाल्लाह वो बहुत अच्छे अंदाज में इन तमाम चीज़ों पे बात करेगी। और हम कोशिश करेंगे कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्टिव रखें। और आप लोगों के जो भी क्वेश्चन है आप इसमें चैट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हम आपको मौका देंगे, आप हाथ खड़ा करेंगे और अपना क्वेश्चन मिस शुमाइला से पूछ सकेंगे। इसके अलावा जो भी आपके कमेंट्स है वो भी आप यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन जब मिस शुमाइला प्रेजेंट कर रही है उस दौरान काइंडली आप अपना माइक बंद रखिएगा, और ताकि आप लोग सही तरह से उनकी गुफ्तगू सुन सके। तो हमारी कोशिश ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस जो बड़ा इशू है स्पीच एंड लैंग्वेज डिले, इस पे हम लोगों को और स्पेशली पेरेंट्स को हम अवेयरनेस दे सके। और जो पेरेंट्स के साथ काम करने वाले लोग हैं, पेरेंटल एजुकेटर्स एंड देन कम्युनिटी मोबिलाइजर्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स, जो भी इस फील्ड में काम करना चाह रहे हैं, उनको हम इस टेक्निकल एरिया के बारे में बताना चाह रहे हैं। और उम्मीद ये है कि इसके बाद फिर आप लोग खुद जो अगर आपके बच्चे हैं, खुदा न खास्ता अगर उनके साथ आपको इस तरह के इश्यूज फेस हो रहे, या आप इस एरिया में अपना कोई कैरियर अपनाना चाह रहे, तो आप इंशाल्लाह इस पे फर्दर पढ़ेंगे, क्योंकि एक वेबिनार से आप एक्सपर्ट नहीं बन जाते। उस पे हमें फर्दर पढ़ना पड़ता है, उस फील्ड के बारे में रिसर्च करनी पड़ती है, और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज, चूंकि आजकल बहुत ज़्यादा इस पे नॉलेज अवेलेबल है। लेकिन जो सबसे आज के जो वेबिनार की अहम बात है कि एक ऐसी हमारी एक्सपर्ट हमारे साथ है जो इसमें बहुत खूबसूरती से इसको प्रैक्टिस कर रही है, और वो अपने जो उनके लेसन्स अब तक उन जो सक्सेस स्टोरीज है और जो भी उनको चैलेंजेस आ रही है वो भी शेयर करेगी, और उन चैलेंजेस को वो कैसे एड्रेस करे, वो कैसे पेरेंट्स को और ऐसे बच्चों को जो स्पीच एंड लैंग्वेज डिले का शिकार है उनको वो कैसे हेल्प करती है, वो प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज के जरिए आप लोगों को बताएगी कि किस तरह से इस पूरे एरिया पे काम किया जा सकता है। तो मिस वाइला, मैं आपका फिर ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। इंशाल्लाह बीच में जो भी क्वेश्चंस होंगे वो फिर मैं यहाँ से आपको पढ़ के बता भी दूंगी, और ये लोग खुद भी हाथ खड़ा करके अपना क्वेश्चन पूछ सकेंगे। तो ओवर टू यू। और अभी मैं अपना कैमरा बंद करती हूँ, लेकिन मैं इधर ही हूँ ताकि फिर आप अपना शुरू कर सके प्रेजेंटेशन। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू डियर। थैंक यू सो मच सतीशा, आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की कि मैं सबको अवेयर कर सकूं इस बारे में। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। आई एम शुमाइला, स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट वालेकुम एंड सलाम। एन IBT प्रोफेसर। As a director of Pediacare Therapy Clinic, I have been working to support children with speech, language and developmental challenges. हमारे पास अक्सर औकात ऐसे बच्चे आते हैं जिनको डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स में मसला पेश आ रहा होता है कि उनके एज अप्रोप्रिएट माइलस्टोन्स अचीव नहीं हो रहे।
अब जिस तरह आज की जो अवेयरनेस है उसका हमारा टॉपिक है कि हम पेरेंट्स को, टीचर्स को कैसे अवेयर कर सकते हैं कि वो इन माइलस्टोन्स के बारे में जान सकें। सबसे पहले मैं आपसे अपना टॉपिक इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी, अंडरस्टैंडिंग एंड एड्रेसिंग स्पीच एंड लैंग्वेज डिलेज इन यंग चिल्ड्रन। थैंक यू सो मच, आप सबने ये वेबिनार अटेंड किया। मैं आपको अपने वेबिनार के कुछ ऑब्जेक्टिव्स बताना चाहूंगी कि इन में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम सारे माइलस्टोन्स को डिस्कस करेंगे, किस एज में बच्चे को कौन से माइलस्टोन्स अचीव कर लेने चाहिए, किस एज में बच्चे को बोलना स्टार्ट कर देना चाहिए, कौन से ऐसे रेड फ्लैग्स हैं जिनकी आप आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि अगर आपका बच्चा नहीं बोल रहा या कोई बात नहीं समझ रहा तो वो किस एज ज्यादा हो जाए तो वो फिर चीजें रेड फ्लैग्स की तरफ मूव करना स्टार्ट हो जाती हैं। इसके अलावा हम कुछ मिथ्स डिस्कस करेंगे कि जो आजकल सोसाइटी में है कि बच्चे खुद ही बोल पड़ेंगे, लड़का है तो नहीं बोल रहा, इसके बाबा ने भी देर से बोलना स्टार्ट किया है, इसकी फुफ्फो ने भी देर से बोलना स्टार्ट किया। तो इस तरीके के कुछ ऐसे मिथ्स हैं जिनको हम रिसर्च से रिलेट करके डिस्कस करेंगे कि वाकई ये चीज ओरिजिनल है, फैक्ट है इसमें। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगी कि अर्ली इंटरवेंशन क्यों जरूरी है और उसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स क्या हैं। साथ साथ मैं ये भी इंक्लूड करना चाहूंगी कि स्पीच थेरेपी को हम स्कूल में कैसे इनकलकेट कर सकते हैं, हेल्थ केयर में हम कैसे इस चीज को इंक्लूड कर सकते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस फैले। पेरेंट्स को आइडिया होना चाहिए कि किस एज में स्पीच थेरेपी हम स्टार्ट करवा सकते हैं। सबसे पहले हम काइंडली मिस वानिया स्लाइड्स शेयर कर हाँ दीजिएगा। स्लाइड, हाँ स्क्रीन शेयर करें, जी जी। जो हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है हम इससे स्टार्ट करेंगे, एजुकेटिंग पेरेंट्स अबाउट टिपिकल डेवलपमेंट। जी, नेक्स्ट। ठीक है। अब जो माइलस्टोन्स हमारे पास बच्चों के एज अप्रोप्रिएट होते हैं वो एक से लेके 5 साल की एज तक माइलस्टोन्स होते हैं जो बच्चों ने अचीव करने होते हैं। इसमें कुछ आ जाते हैं, प्री स्पीच स्किल्स आ जाती हैं, रिसेप्टिव स्किल्स आ जाती हैं, एक्सप्रेसिव स्किल्स आ जाती हैं। अगर बच्चे वो वाले माइलस्टोन्स नहीं अचीव करे, फॉर एग्जांपल एक बच्चा जिसकी उम्र 8 माह की है वो अभी तक बैबलिंग नहीं कर रहा, बैबलिंग हम कहते हैं बाबा डाडा, ये सारी चीजें एज अप्रोप्रिएट नहीं है तो हम इसे कंसिडर करेंगे रेड फ्लैग्स की तरफ। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि स्पीच थेरेपी है क्या चीज, और स्पीच में क्या डिफरेंस है, लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है। लोगों को पता ही नहीं होता, वो हमारे पास आते हैं कि हमारे बच्चे को स्पीच डिले है, उन्हें ये नहीं पता कि हम इसे स्पीच डिले नहीं कहते बल्कि हम कहते हैं लैंग्वेज डिसऑर्डर। और अभी मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताती हूँ, इसके बाद मैं आप सबसे पूछूंगी कि आपने अपने आसपास कोई ऐसे बच्चे देखे हैं कि जो ना बोल सकते हो और उन पे कैसा काम किया जा रहा है। तो ये काइंडली मैं आप सबसे अभी थोड़ी देर में बस पूछूंगी। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक्चुअली स्पीच थेरेपी है क्या। स्पीच थेरेपी एक ऐसी ट्रेनिंग है जिसमें हम बच्चों की हेल्प कर सकते हैं कि उसकी बच्चे की रिसेप्शन इंक्रीज हो, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज स्किल्स इंप्रूव हों। अब रिसेप्टिव क्या है और एक्सप्रेसिव क्या है। रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल्स में ये आता है कि बच्चे को हम ये सिखाते हैं क्या वो सुन सकता है, क्या वो पढ़ सकता है। एक्सप्रेसिव हमारे बोलने का अंदाज है, हम किस तरीके से बोलते हैं, हम लिख के कैसे कम्युनिकेट करते हैं किसी भी पर्सन से। अब आप काइंडली ऑडियंस से मुझे कोई बताइएगा कि आपके घर में कोई ऐसा बच्चा है जिसने देर से बोलना शुरू किया है। अच्छा, आप लोग जी। काइंडली यहाँ उसमें चैट बॉक्स में लिख भी सकते हैं प्लीज। मेरे ख्याल में किसी ने जी बोला मैम, है कि मेरा बेटा है। ओके। जी जी, पता होता है कि मेरा बंदा किस तो वैसा ही रहता है।
ये माइक मैम पता नहीं कहीं से शोर आ रहा है, काइंडली माइक बंद करे और जो बात कर रहे आप काइंडली गो हेड। जी मैम, मेरा बेटा है, ही इज नाउ 10 years old. ओके। He is a Down syndrome, but he can't talk ठीक है। till this time. We are very much टोटली tense and नॉन वर्बल है, म्यूट है, जी, बाबा दादा या वन करता वर्ड है। पे है आपका बच्चा? ठीक है। जी जी। अब तो कुछ आपने कभी थोड़े से, थेरेपीज करवाई है बच्चे की? जी हमने स्पीच थेरेपीज करवाई हैं बहुत सी जगहों से, बहुत से स्पीच थेरेपिस्ट से। ठीक है। ऑनलाइन सेशंस भी लिए हैं और फिजिकली भी हम स्पीच थेरेपिस्ट के पास गए हैं। ठीक है। ठीक है। और अभी आपका बच्चा किस तरीके से रिक्वेस्टिंग वगैरह करता है? कोई आपको आइडिया है कि पॉइंटिंग वगैरह करता है या जेस्चर्स के थ्रू? जी, अपना एग्रेशन शो करता है, जेस्चर्स भी शो करता है, एंग्री जेस्चर्स के साथ, या पॉइंट करता है अपनी फिंगर के साथ, या जाके चीज जो इसको चाहिए होती है वो उसको पकड़ता है, बताता है कि ये उस पे हाथ रखता है कि मुझे ये चाहिए। या वो अपने नाराजगी का इजहार ठीक। करता है तो एग्रेशन शो करता है, अभी मतलब उस तरह की आवाज निकालता है। अभी मेरे साथ बैठा हुआ है। ठीक। मैं इसको फर्दर भी आपको एड्रेस करना चाहूंगी, लेकिन वो फिर इंशाल्लाह हम एंड पे डिस्कस करेंगे। जी थैंक यू। अच्छा शुमाइला, यहाँ काफी लोगों ने रिस्पोंड किया है। कुछ कह रहे जी माय जी। सन, यस मैम, माय, हाँ, ब्रदर इन लॉ सन। अच्छा, एक कह रहा है माय ब्रदर, एक कह रहा है माय ठीक है। नेफ्यू, और एक जी। सबीरा कह रही है कि मैम प्लीज वर्बल एंड नॉन वर्बल बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे, क्योंकि मामा बाबा ठीक है। बोलने वाला बच्चा वर्बल होगा। अच्छा, फिर एक और कह रही है माय डॉटर। तो ये बहुत ज्यादा देखे ना कितना कॉमन, बहुत ऐसे। सारे यहाँ पर जो हमारे पार्टिसिपेंट्स है, इवन इनके बच्चे, इनके रिलेटिव्स के साथ ये प्रॉब्लम है। तो आप जो अभी हमारे भाई बात कर रहे थे, आप अभी उनको रिस्पॉन्ड करेंगी या एंड में करेंगी? ठीक है, मैं सबको आहिस्ता आहिस्ता सब जितने भी क्वेश्चंस है मैं सबको एड्रेस करना चाहूंगी। अच्छा, जिस तरह ये वर्बल का पूछ रहे थे, वर्बल में हमारा ये होता है कि इसमें वर्ड्स इंक्लूड होते हैं कि अगर आपका बच्चा फंक्शनल कम्युनिकेशन कर रहा है, रिक्वेस्टिंग कर रहा है, उसे कुछ चाहिए तो वो कहना चाहे आई वांट वाटर, या फिर बेशक वन वर्ड भी यूज करके अपनी रिक्वेस्टिंग का इजहार कर सकता है, अपनी नीड्स एक्सप्रेस कर सकता है, उसके पास कोई ना कोई ग्रामर है, तो इसको हम कहेंगे कि बच्चा आपका वर्बल है। नॉन वर्बल में आ जाता है, जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि कोई भी इसमें वर्ड्स वगैरह यूज नहीं होते, जेस्चर्स होते हैं, पॉइंट करना, वेव करना, फेशियल एक्सप्रेशन से आपको अपनी नीड्स का बताना, बॉडी लैंग्वेज से, या फिर अपनी माँ को खींच के लेके जाना, कपड़ों से पकड़ के लेके जाना कि मुझे ये चीज चाहिए, या कोई साइन लैंग्वेज यूज करें। इसके अलावा हमारे पास कुछ डिवाइसेस होती हैं कि जब बच्चा 7 साल से ऊपर हो जाता है, हम उन्हें ये डिवाइसेस रिकमेंड करते हैं, उससे हम स्पीच थेरेपी करवाते हैं कि एएसी डिवाइस होती है जिसमें हम बच्चे को सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके देते हैं, तो वो फिर जब बच्चा नहीं बोल सकता वो डिवाइस बच्चे के लिए बोलती है, और वो अपनी फिर नीड्स के साथ उस तरीके से करते हैं। तो ये नॉन वर्बल है। जी, काइंडली इसके अलावा मुझे बता दें अगर अभी के लिए किसी के कोई ए, और क्वेश्चन है। शुमाइला, मेरे ख्याल में आप अपना प्रेजेंटेशन कंटिन्यू करें। मैं देख रही हूँ चैट बॉक्स को केयरफुली, ठीक है। मैं देखूंगी और फिर मैं आपको बीच में या आपके प्रेजेंटेशन के एंड पे आपको बता ठीक दूंगी कि आप इसको एड्रेस करें। ठीक है। है। वहां पर प्लीज आप रेड फ्लैग्स पे ले जाएं स्लाइड। अच्छा, आगे लीजिए। नेक्स्ट।
नेक्स्ट ओके जी, ये वाला रेड ऊपर, जी ठीक है। रेड फ्लैग्स की तरफ हम मूव करेंगे कि रेड फ्लैग्स क्या हैं और किस एज में बच्चे को कितने वर्ड्स आने चाहिए। सबसे पहले हम वही शुरू करेंगे कि जैसे ही बच्चे की पैदाइश से लेके 12 माह तक बच्चे को कौन से वर्ड्स और कौन सी वोकलाइजेशन स्टार्ट हो जानी चाहिए। कि अगर आपका बच्चा बाबा डाडा, ये मैं जो पहले भी आपको बैबलिंग के बारे में बता चुकी हूँ, इसमें ये है कि एक तो आप अपने बच्चे का नाम पुकारें, आपके बच्चे ने आपको रिस्पॉन्स दिया तो मतलब कि एज अप्रोप्रिएट माइलस्टोन्स अचीव हो रहे, लेकिन वो आपकी आवाज सुन के भी आपको नहीं देख रहा, अपने नेम पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, या फिर कोई भी बच्चे के जेस्चर्स नहीं है, कोई पॉइंटिंग नहीं है। जैसे अब 9 माह की बच्ची है, वो बाय बाय करना स्टार्ट कर देती है, हैंड वेविंग स्टार्ट कर देती, बेशक वो वर्बल नहीं है, मुंह से कुछ भी नहीं बोल रही, लेकिन उसकी वेविंग स्टार्ट हो चुकी है, प्रॉम्प्ट करना बच्चा स्टार्ट कर देता है अपनी रिक्वेस्टिंग के लिए। और इसके अलावा जो सबसे बड़ा रेड फ्लैग ये है कि बच्चे का आई कांटेक्ट ना होना। ये 12 माह तक ये सारी चीजें पूरी हो जानी चाहिए। अगर 12 माह तक ये बच्चा आई कांटेक्ट नहीं दे रहा, नेम कॉलिंग पे रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, प्री स्पीच स्किल्स अभी तक अचीव नहीं हुई, तो ये फिर अलार्मिंग है। इसके अलावा हम 18 मंथ्स पे मूव करेंगे। 18 मंथ्स में बच्चे के पास कम से कम 10 से 15 अल्फाज होने चाहिए। अगर आपका बच्चा एक वर्ड भी नहीं बोल रहा, वो अपनी नीड्स के लिए कुछ गिव भी नहीं बोल रहा, या गिव मी भी नहीं बोल रहा, या दे दो भी नहीं बोल रहा, और एज अप्रोप्रिएट भी नहीं है, कि अगर इस एज में आके बच्चे ने बैबलिंग स्टार्ट की 18 माह की उम्र में, जो कि उसने करनी थी 12 माह से पहले पहले, तो ये भी एक डिले है। इसके अलावा मैंने आपको जैसे पहले ही बताया है कि सबसे जो अलार्मिंग चीज है कि आपके बच्चे को पॉइंट कर देना चाहिए 18 माह तक। अगर बच्चा आपका सोशली इंटरेक्टेड नहीं है, किसी के साथ बात नहीं कर रहा, किसी के बच्चों के साथ घुल मिल नहीं रहा, कोई अगर आप बाबा इमिटेट करवाते हैं या बॉल कोई भी वर्ड इमिटेट करवाते हैं, इमिटेट का मतलब कॉपी करवाना, जो हम बच्चे को कहते हैं बोलो बाबा, अगर आपका बच्चा रिस्पॉन्स नहीं दे रहा उस चीज पे, तो ये भी रेड फ्लैग है। इसके अलावा एक सिंपल वन स्टेप कमांड फॉलोइंग होती है कि 18 माह की उम्र में हम बच्चे को कहते हैं कि उसके पास कोई टॉय दे दो, ठीक है। इसमें हम ये कंसिडर करते हैं कि ये सिंपल स्टेप कमांड फॉलोइंग है, या फिर हम बच्चे को कहते हैं कम हियर, आ जाओ मेरे पास, बाबा के पास चले जाओ, अगर उसे वो चीज समझ नहीं आ रही तो ये भी रेड फ्लैग में इंक्लूड होगा। जब 2 साल की तरफ अगर हम मूव करें तो इस एज में बच्चे के पास 50 वर्ड्स कम से कम होना चाहिए। अगर आपका बच्चा 10 वर्ड्स भी नहीं बोल रहा, 20 वर्ड्स भी नहीं बोल रहा, या एक लफ्ज भी नहीं बोल रहा, तो इस दौरान आपको बच्चे की स्पीच थेरेपी करवाना बहुत जरूरी है। अब अगर 2 साल के एज अप्रोप्रिएट माइलस्टोन्स देखे जाएं तो इसमें दो अल्फाज को इकट्ठा मिला के बच्चों को बोलना चाहिए। कि अगर कुछ जूस वगैरह बच्चे को चाहिए तो वो रिक्वेस्ट करे कि मोर जूस। दो लफ्जों को आपस में मिला के अपनी बात का इजहार करे। 2 साल तक ये चीजें आ जानी चाहिए। लेकिन अगर आपका वही वाली बात है कि अगर आपका बच्चा अभी तक बाबा मामा या कार सिंगल वर्ड्स पे, तो एक अलार्मिंग बात है। इसमें भी हम ये कंसिडर करेंगे कि बच्चे का जो लैंग्वेज है वो डिले है। और एक और यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है, आपके बच्चे के पास अगर बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम है, डेली बेसिस पे वो यूट्यूब देख रहा है, कार्टून्स देख रहा है, तो उसकी वजह से बच्चा एक जिब्रिश लैंग्वेज सीख लेता है, जो कि अनइंटेलिजिबल स्पीच हम जिसे कहते हैं, जो किसी को भी समझ नहीं आती कि वो क्या बोल रहे, एक कार्टूनिश लैंग्वेज सीख लेते हैं। और वो सिर्फ अपने मोबाइल में बिजी है, अपने यूट्यूब में किसी के साथ इंटरेस्ट ही नहीं लेता, ना किसी से बात करना चाहता है, जो कार्टून्स बोल रहे हैं वही रिपीट करता है, और कोई उसकी बातों की सेंस नहीं बनती, ना वो पेरेंट्स को समझ आती है, ना ही वो थर्ड पर्सन को समझ आती है। तो ये सारे जो मैंने अभी आपको माइलस्टोन्स बताए, ये 2 इयर्स तक अचीव हो जाने चाहिए। इसके अलावा हम 3 इयर्स पे मूव करेंगे।
3 इयर्स में भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल ठीक नहीं बोल रहे, या अगर वो ठीक बोलते भी हैं तो 50 to 75% उनकी जो स्पीच है वो लोगों को समझ आती है, माँ बाप को समझ आती है, तो वो समझते हैं कि नहीं जी हमारा बच्चा ठीक है, इसको स्पीच थेरेपी की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जो थर्ड पर्सन जब आपके घर में एंटर होता है उसे समझ ही नहीं आती कि ये इसका बच्चा बोल क्या रहा है, वो सिंपल सेंटेंसेस भी प्रॉपर नहीं बोल रहा होता। सिंपल सेंटेंसेस यहाँ पे मेरे कहने का मतलब ये है कि आपका बच्चा 3 से 4 लफ्ज मिला के बोले, कि अगर वो खेलना चाहता है तो वो एक इस तरीके का सेंटेंस बनाए, आई वॉन्ट टू प्ले। अगर ये चीज किसी को समझ नहीं आ रही तो इसका ये रेड फ्लैग कंसिडर होगा। अगर अब देखें, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि वन स्टेप शुमाइला कमांड फॉलो। शुमाइला, आपने जी कहा कि बच्चा आई वांट टू प्ले कहना कह सके, लेकिन वो जिस जबान में बात कर रहा है, उर्दू में या जो भी जी उसकी जी, जबान है, मदर टंग है, उसमें भी बोले। मतलब जरूरी कोई नहीं है मसला नहीं इंग्लिश है। में बोले तो। हाँ, नहीं जरूरी नहीं नहीं है नहीं, इंग्लिश में बोले तो, ये कहीं क्लियर करें। नहीं नहीं, जरूरी नहीं है। इंग्लिश हमारा कोई हमारी अपनी लैंग्वेज नहीं है। वो बेशक अपने पंजाबी में बोले, पश्तो में बोले, वो किसी भी लैंग्वेज में बोल सकता है, लेकिन लैंग्वेज होनी चाहिए। लैंग्वेज का मतलब ये है कि हम जिस तरीके से अपनी सोसाइटी में कम्युनिकेट करते हैं किसी से भी, बेशक बच्चा उर्दू में भी ना बोले, वो पंजाबी में बोले, हिंदको में बोले, सराइकी में बोले, लेकिन एक प्रॉपर लैंग्वेज होनी चाहिए। यहाँ पे हम लिटरेसी काउंट नहीं कर रहे, हम सिंपल लैंग्वेज देख रहे हैं। यहाँ पे हमारी बेसिक नीड ही लैंग्वेज है। यहाँ पे अभी लिटरेसी की तरफ तो हम मूव ही नहीं हुए। अभी तो बच्चा है ही ओके। 3 साल का, उस पे तो हम कोई अभी प्रेशराइज कर ही नहीं सकते। अच्छा, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि एक सिंपल स्टेप कमांड फॉलोइंग बच्चे की 18 माह में होनी चाहिए, कि अगर हम बच्चे को इशारा करते हैं कम हेयर, मामा के पास आ जाओ, बाबा के पास आ जाओ, तो वो वहां पे कमांड फुलफिल करे। अब 3 साल की उम्र में बच्चे के पास 2 स्टेप कमांड फॉलोइंग होनी चाहिए, कि हम बच्चे को कहें कि अपने शूज लेकर आओ और मुझे दे दो। ये एक ही सेंटेंस में 2 कमांड्स होनी चाहिए। अगर आपका बच्चा ये कर रहा है तो ये एज अप्रोप्रिएट है। अगर ये नहीं कर रहा और अभी तक सिंगल स्टेप कमांड फॉलोइंग में है, 3 साल का बच्चा हो चुका है, तो आप ये समझ लें कि बच्चा अपनी एज से पीछे है। इसके अलावा 3 साल का आपका अगर बच्चा है तो उसे प्रिटेंड प्ले करना आना चाहिए। जैसे बच्चे आजकल पेरेंट्स को देखते हैं मोबाइल पकड़ के या रिमोट पकड़ के या कोई भी टॉय पकड़ के कह रहे होते हैं हेलो आप कैसे हैं। ये एक प्रिटेंड प्ले है, इमेजिनेटिव प्ले है, वो खुद से इस चीज को इमेजिन कर रहे हैं। इसके अलावा सोशल बहुत जरूरी है। आपने ये नोटिस करना है कि आपका बच्चा सोशली इंटरेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। अभी हम मूव होंगे 4 से 5 साल के बच्चों के माइलस्टोन्स को देखेंगे, कि इसमें कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि एज अप्रोप्रिएट है, कि आपका बच्चा से 5 साल का है और वो ये चीजें नहीं कर रहा, तो आपने नोटिस लेना है। सेंटेंसेस इस एज में बच्चे को प्रॉपर आ जाने चाहिए। लेकिन अगर आपका बच्चा डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच बोल रहा है, कि उसका जिसे एक सेंटेंस है ये लड़का है, लेकिन आपका बच्चा वो प्रॉपर ये सेंटेंस कॉपी नहीं कर पा रहा और कहते ये है लड़का, और इस तरीके की डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच हो, तो ये भी आपने नोटिस करनी है। आपका बच्चा आंसरिंग नहीं कर रहा, कि अगर उसे पूछे ये क्या चीज है, ये किसकी है, ये कौन है, ये आपसे मिलने कौन आया, इस तरीके के क्वेश्चंस आंसर ना कर सके, तो ये एक अलार्मिंग थिंग है। और नेक्स्ट हम देखेंगे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी बच्चे की होती हैं, कि अगर बच्चा कहता है कि मैंने पार्क जाना है, तो वो इसकी बजाय कहता है कि मैं पार्क जाना था। तो ये ग्रामेटिकल एरर्स पे भी आपने बहुत फोकस करना है। और फॉर एग्जांपल आपका बच्चा स्कूल गोइंग है 4 से 5 साल के, और वो शुमाइला, आपकी आवाज नहीं आ रही। ने बच्चे ने मुझे मारा है, किसी ने मुझे हिट किया है, या किसी ने मुझे बुली किया है, इस तरीके की स्टोरी नरेशन नहीं आ सकती, तो ये भी एक रेड फ्लैग है। और अगर जब बच्चा आपका कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएगा तो वो ऑटोमेटिकली फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा, बच्चे के बिहेवियर इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं। जनरल रेड फ्लैग्स के बारे में मैं आपको बताऊंगी,
कि आप अगर एज के अकॉर्डिंग नहीं जाना चाहते, ओवरऑल आप देखना चाहते हैं, तो आप देखें अगर कोई भी रेड फ्लैग्स हैं, आपका बच्चा बोल नहीं पाएगा, कोई भी उसकी फंक्शनल लैंग्वेज नहीं है, वो किसी के से बात करने में इंटरेस्ट नहीं लेगा, अपनी स्क्रीन टाइम में बिजी है या सेल्फ प्ले में बिजी है, या अगर आप अपने बच्चे को आवाज देते हैं वो आपको सुनना नहीं, सुनेगा नहीं, और अटेंशन स्किल्स होती है, एक चीज में बिजी नहीं रहेगा, बार बार चीजें चेंज करना, कभी एक चीज में बिजी, कभी दूसरी चीज में, कभी तीसरी चीज में, 3 से 4 मिनट कभी अटेंशन स्पैन नहीं है। और इसके अलावा एक्सेसिव ड्रूलिंग है, राल टपकना, बच्चे के मुंह से राल टपक रही है, वो अपना सलाइवा कंट्रोल नहीं कर पा रहा, ओरल मोटर मस्कुलर इश्यूज हैं, लिप्स मूवमेंट बच्चे के ठीक नहीं है, बबल्स ब्लो नहीं कर सकता, कोई जूस है वो सक नहीं कर सकता, या फिर कोई भी ऐसे मस्कुलर इश्यूज भी हैं, तो इसे भी हम रेड फ्लैग्स में काउंट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं मिथ्स, जो कि मैंने आपको पहले भी इंट्रोडक्शन के टाइम पे बताया था। कि वैसे मैं सब ऑडियंस से भी पूछना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है, आपको कौन सी ऐसी बातें सुनने में मिली हैं लोगों से, लोग क्या कहते हैं, कि जिस तरह आजकल मेरे पास जितने भी क्लाइंट्स आते हैं वो यही कहते हैं कि नहीं जी, इसके बाबा भी देर से बोले, ये भी देर से बोलेगा, हमारी फैमिली में ये चीज रन हो रही है। तो ऑडियंस में कोई ऐसा है कि जिसको सुनने में ये चीज मिली हो, काइंडली मुझे जरूर शेयर करें। आप लोग लिख के भी शेयर कर सकते हैं प्लीज, चैट बॉक्स में। हाँ, यस मैम, मिसबा कह रही है यस मैम। वाले आवाज आ रही है आप लोगों ओके। को? शुमाइला ने आप लोगों से मिथ्स जी के मैम, बारे में आवाज आ रही है। पूछा है। मिथ्स के बारे में पूछा है, यानी एक बच्चा अगर देर से बोलता है या उसमें कोई डिसऑर्डर है, तो लोग बजाय कि उस मसले को समझने की, वो कहते हैं नहीं, इसके बाबा भी देर से बोले थे और ये हमारी फैमिली में है, तो ये भी शायद देर से बोलेगा। तो ये इस तरह के मिथ्स है जो कि हार्मफुल है बच्चे के लिए। तो बेसिकली शुमाइला आप लोगों से जो अर्ली इंटरवेंशन है उसकी अहमियत पे बात कर रही है, और वो आपसे पूछ रही है कि आपकी फैमिली में या आपके सराउंडिंग में कोई इस तरह की बात आपने सुनी है, कोई इस तरह का मिथ आपने सुना है? अस्सलाम वालेकुम यस मैम। मैम। वालेकुम सलाम जी। जी मैम, यही बात सुनने में आती है कि कुछ बच्चे होते हैं जो जल्दी बोलते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो लेट बोलते हैं। तो कभी हम्म। कभी इस चीज को इतना सीरियसली नहीं लिया जाता कि बोल लेगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अभी मैं इसके बारे में कुछ रिसर्चेस के थ्रू आपको बताऊंगी, ये मेरी जबानी कलामी बातें नहीं है, मैंने प्रॉपर रिसर्च करके जो भी मेरा यहाँ पे मटेरियल है, ये प्रॉपर आर्टिकल से रिलेटेड है, इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है कि हम सिर्फ बातें कर रहे हैं। यहाँ पे प्रॉपर जितना भी मटेरियल इंशाल्लाह आपको मिलेगा रिसर्च बेस्ड होगा, और मैं इसके बारे में अभी बात करूंगी। सबसे पहला जो हमारे पास मिथ है कि कहते हैं ही विल टॉक व्हेन ही वांट्स टू, कि जब उसकी मर्जी होगी वो तभी बात करेगा। रियलिटी में अगर देखा जाए कि जो बच्चे देर से बात, अगर एक बच्चे 2 साल का है, ठीक है, वो बातें नहीं कर रहा, हालांकि इस एज में बच्चे को मैंने आपको पहले भी बताया कि 50 वर्ड्स बोल देने चाहिए, अगर चले 50 वर्ड्स भी नहीं बोलता, कम बोल रहा, तो उसे बाबा मामा ही चाहिए, या बैबलिंग करनी चाहिए, बाबा मामा इस तरीके से। तो अगर हम ज्यादा से ज्यादा करेंगे और जितना ज्यादा हम बच्चे को आगे लेकर जाएंगे, उसकी स्पीच थेरेपी नहीं करवाएंगे, तो ये एक लैंग्वेज डिसऑर्डर की तरफ बच्चे को हम खुद अपनी मर्जी से मूव कर रहे हैं। इसके लिए जितना जल्दी हो सके हमें अर्ली इंटरवेंशन करनी चाहिए। देखें, एक इसका हमें फायदा ये है कि बच्चे की जितनी अर्ली इंटरवेंशन होगी, उसकी जो बिहेवियर्स हैं वो मिनिमाइज हो जाएंगे। अगर बच्चा बोल नहीं रहा, अब फॉर एग्जाम्पल हम नॉर्मल बंदे हैं, हमारे मुंह के ऊपर भी टेप लगा दी जाए, हम भी नहीं बोलेंगे, 3 घंटे नहीं बोलेंगे, 4 घंटे नहीं बोलेंगे, एंड पे हम भी तंग आके सारी चीजें फेंकना स्टार्ट कर देंगे, गुस्सा करना स्टार्ट कर देंगे। यही चीज बच्चों की भी है कि वो बोल नहीं पाते, तो वो फिर बिहेवियर के थ्रू अपनी सारी बातें मनवाते हैं। पेरेंट्स को समझ नहीं आ रहा होता कि हम इस चीज को कैसे मैनेज करें।
नेक्स्ट हमारी मिथ ये से ही बोलते हैं, ये नॉर्मल चीज है। इसके बारे में हम ये बात करेंगे कि ये बात ठीक है कि बच्चे हमेशा देर से बोलते हैं, लेकिन इतने भी देर से नहीं कि हम बच्चे को लैंग्वेज डिसऑर्डर की तरफ मूव करवा दें। अब रिसर्च के अकॉर्डिंग हमें ये बताया जाता है कि लड़कियां जल्दी बोलना स्टार्ट करती हैं, लेकिन जो लड़के होते हैं वो उसके कुछ मंथ्स के बाद बोलते हैं। लेकिन जो डिफरेंस हमारे पास आता है ना कि जो लड़कों के हार्मोन्स हैं वो उनका एक डिफरेंट रोल होता है स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट में। ईस्ट्रोजन एक हार्मोन है जो कि लड़कियों में ज्यादा होता है, जिसकी वजह से वो सोशल और वर्बल स्किल्स जल्दी से सीख लेती हैं, जो कि लड़कों में कम होता है। लेकिन अगर एज कंपेयर टू गर्ल्स देखा जाए, लड़कों में टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है, वो लड़कों में ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ये एक ऑपोजिट इफेक्ट होता है, और लड़के देर से बोलते हैं और लड़कियां जल्दी बोलती हैं, क्योंकि लड़कियों का जो हार्मोन है ईस्ट्रोजन वो ज्यादा होता है। लेकिन हमने इतना भी डिले नहीं करना लड़कों को कि वो बिल्कुल ही अपने माइलस्टोन्स को भी अचीव ना कर सकें, वो एज अप्रोप्रिएट भी ना हो कि 3 साल का लड़का हो गया और अभी तक नहीं बोल रहा। तो हमने इन मिथ्स पे इतना भी आंखें बंद करके यकीन नहीं करना, कुछ हमने अपनी भी अक्लमंदी का मुजाहरा दिखाना है। और एक और भी रिसर्च के अकॉर्डिंग देखा गया है, तो हमारे पास जितने भी आजकल क्लाइंट्स आते हैं वो ज्यादा लड़के हैं, इन सब में से एक लड़की होती है या 2 लड़की होती है। रिसर्च भी हमें यही बता रहा है कि जो लड़के हैं वो 2.7 टाइम्स ज्यादा लैंग्वेज डिसऑर्डर्स के शिकार है लड़कियों के कंपेयर देखा जाए तो। ओके, नेक्स्ट करें प्लीज। ओके, काइंडली ये वीडियो स्टार्ट कीजिएगा। ये लैंग्वेज डिले से रिलेटेड है। एक बच्ची है जो कि नॉन वर्बल है। Won't you sing with me? You're a goof troop. You're a goofy girl. A, B, C, D, D, Continue. D, D. That's great. H-I-J-K. Yeah! A! Yeah! You skipped to N. L-M-N-O-P. Good. Ah! S. T-U. V. W. X. Y-N. S. Good job. अच्छा, मैं आपको इस वीडियो के बारे में बता देती हूँ। ये बच्ची जो कि नॉन वर्बल है, और इसमें इसकी मदर जो भी बताती हैं, जो पोएम्स वगैरह हैं वो इमिटेट कर लेती, कि ABC बोल लेती है। और उसके अलावा लैंग्वेज बच्ची की कोई भी नहीं, वो अपनी नीड्स भी एक्सप्रेस नहीं कर पाती। अभी ये एक हमारे पास मिथ भी था कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ ABC बोलते हैं, नंबर्स बताते हैं या कलर्स के नाम बताते हैं, तो वो पेरेंट्स कहते हैं नहीं नहीं इसकी तो स्पीच ठीक है, इसे तो स्पीच थेरेपी की जरूरत ही नहीं है। हालांकि लैंग्वेज का जो असल मकसद है वो ये है कि हम किस तरीके से अपनी रिक्वेस्टिंग कम्युनिकेट कर सके, कि अगर बच्ची को पानी चाहिए तो उसे बोलना होगा कि मुझे पानी दे दे, ना कि वो बोले कि ABCD। वो तो बात की बात है, वो हम फिर लिटरेसी की तरफ अलग एक चीज है जो हम बच्चों को सिखाते हैं। जो बेसिक नीड है बच्चे वही नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे। इस्माइला, जस्ट एक सेकंड, हमारे एक पार्टिसिपेंट है अख्तर मिर्जा, ही इज सेइंग वी कैन नॉट हियर प्रॉपरली, शायद इंटरनेट उनके एंड पे मसला है। जी जी कैन वी शेयर द प्रेजेंटेशन विद द ग्रुप लेटर ऑन? जी जी, कोई इशू नहीं। ओके, हाँ, अख्तर मिर्जा हम आपसे शेयर करेंगे, बट ट्राई टू लिसन टू द प्रेजेंटेशन, क्योंकि यहाँ जो गुफ्तगू होगी ना, इससे आपको बहुत सारी चीजों में क्लैरिटी होगी। थैंक यू।
गो अहेड स्माइला। ओके। अच्छा, अभी जैसे मैं आपको बता रही थी कि कुछ पेरेंट्स कहते हैं नहीं नहीं मेरे बच्चे को तो थेरेपी की जरूरत ही नहीं, वो खुद ही सीख जाएगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उन्हें सपोर्ट की जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर हम ये रिस्क तो नहीं ले सकते, हम बच्चे के जो क्रिटिकल डेवलपमेंटल पीरियड है 3 साल से 5 साल तक, अगर हमने वो मिस कर दिया कि इसी आस पे कि बच्चा खुद ही बोल पड़ेगा, तो ये बच्चे के साथ भी ज्यादती है, उसकी एक एजुकेशन भी डिस्टर्ब होगी नेक्स्ट के। अगर आप किसी भी स्कूल बच्चे को एडमिशन करवाते हैं तो कोई भी उसका एडमिशन नहीं लेगा जब तक वो बोलता नहीं है। अभी भी हमारे पास इतने केसेस आते हैं कि पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं वो लोग एडमिशन नहीं ले रहे, कि ये बैठता नहीं है एक जगह पे, इसकी सिटिंग नहीं है, नेम कॉलिंग नहीं है, हम बच्चे को आवाज देते हैं वो सुनता नहीं है, उससे अवेयरनेस ही नहीं है कि मैंने क्लासरूम में बैठ। आपकी आवाज नहीं आ रही स्माइला। और उसकी वजह से बच्चों में बहुत ज्यादा लैंग्वेज डिसऑर्डर आए हैं। वानिया प्लीज आप नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव कीजिएगा। अच्छा, शमाइला, एक पार्टिसिपेंट का सवाल है, मैं जस्ट ये पढ़ती हूँ। शमाइला, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है, मैं जी जी इनको आंसर करना चाहूंगी। जी। ये कह रहे हैं कि हाउ, अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, हाउ डज ग्रोइंग अप इन अ बाइलिंगुअल होम अफेक्ट स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट इन यंग चिल्ड्रन? सैयद जवाद अली का ठीक सवाल। है। अब बहुत सारे लोग समझते हैं कि बाइलिंगुअलिज्म की वजह से लैंग्वेज डिसऑर्डर कॉज होता है, लेकिन ये बिल्कुल गलत चीज है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ, ये बाइलिंगुअलिज्म कभी भी रीजन नहीं हो सकता लैंग्वेज डिसऑर्डर्स का, डिलेस का। लेकिन ये जरूर हो सकता है कि अगर आपके बच्चे को लैंग्वेज डिसऑर्डर है, आपका बच्चा डिलेड माइलस्टोन्स के साथ है, तो आप काइंडली ये प्रेफर करें कि उसके साथ एक ही लैंग्वेज यूज करें स्टार्ट में, ताकि वो कंफ्यूज ना हो। जी काइंडली मुझे बताइएगा। आपकी आवाज, जहाँ आपने कंफ्यूज ना हो पे रोका है ना, वहां से आगे आवाज नहीं आई। जी जी, ठीक है। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि कभी भी ये रीजन नहीं हो सकता कि आपके घर में दो जबानें बोली जाएं, उसकी वजह से बच्चों को कोई मुश्किल आए सीखने में। लेकिन ये जरूर हो सकता है कि अगर आपके बच्चे लैंग्वेज डिसऑर्डर के साथ है, माइलस्टोन्स उनकी डिले हैं, तो आप ये कोशिश करें कि बच्चे के साथ एक लैंग्वेज बोलें जो आपकी मदर टंग है। जब बच्चा वो सीख जाएगा तो फिर आप तब नेक्स्ट पे मूव करें। काइंडली ये मुझे बताइए कि ये कंफ्यूजन आपकी क्लियर हो गई है, ताकि मैं नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करूं। ओके। यस कह रहे अब जी। मैं आपको कुछ, जी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देना चाहूंगी कि कोविड के टाइम पे बच्चे किस तरीके से अफेक्ट हुए हैं। कोविड में बच्चों ने सिर्फ स्क्रीन देखी है, और यही हमारे पास सबसे ज्यादा केसेस अब आ रहे हैं। उसके बाद से बहुत सारे बच्चों में आया है कि लैंग्वेज डिसऑर्डर्स आए हैं, माइलस्टोन्स में डिले आया है। तो मैं वो आपसे एग्जांपल शेयर करूंगी। एक बच्चा है जो कि 2.5 साल का है। हर वक्त वो यूट्यूब पे वीडियोस देखता है, गेम्स देखता है। तो उसकी ऑब्जर्वेशन ये है कि अब देखिए पूरा दिन एक बच्चा मोबाइल फोन पे बिजी रहेगा तो उसका क्या रीजन होगा, उसमें फर्दर हमें क्या प्रॉब्लम्स आएंगी कि बच्चे की एक तो वोकेबलरी लिमिटेड हो जाएगी, उसे पता ही नहीं है कि मैंने सोसाइटी में कैसे उठना बैठना है, कौन सी प्रैग्मेटिक स्किल्स हैं जिनको मैंने फॉलो करना है, कौन से न्यू वर्ड्स हैं जो मैंने लोगों से सीखने हैं। और अगर बच्चा आपका मोबाइल में ही बिजी होगा तो वो कुछ वर्ड्स ही बोलेगा जो कि कार्टून्स यूज करते हैं, जैसे मामा, कार, वाव, या जिस तरीके के कार्टूनिश लैंग्वेज बच्चा देखेगा वो वही सीखेगा। उससे पता ही नहीं है कि मैंने सोसाइटी में कैसे इंटरेक्ट करना है, एक इंटरलिंक कम्युनिकेशन मैंने कैसे यूज करनी है।
उस पे बच्चे का ये असर होगा कि जो उसका बिहेवियर है वो हर वक्त चाहेगा कि मैं स्क्रीन पे ही रहूं। जैसे ही आप उससे स्क्रीन लेंगे या स्नैच करेंगे तो वो उसके बिहेवियर्स, उसके टेंट्रम्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, वो पेरेंट्स को इग्नोर करेगा। और जब भी आप बच्चे को आवाज देंगे कि आप इधर आओ तो वो सुनना पसंद नहीं करेगा, जिसकी वजह से बच्चा नेम कॉल पे भी रिस्पॉन्ड नहीं देगा, ना ही वो अपना इंटरेस्ट शेयर करेगा किसी चीज में भी। कोई चीज उसे इंटरेस्टिंग नहीं लगेगी। वो अगर खाना भी खाएगा तो वो इसी अपनी बात मनवाएगा कि मोबाइल मेरे हाथ में हो और आप मुझे खाना खिलाते जाएं। तो इस तरीके से बच्चों का जो बिहेवियर है वो काफी ज्यादा डोमिनेंट हो जाता है, वो फिर सिर्फ स्क्रीन डिपेंडेंट रह जाते हैं। इसकी वजह से ये कॉज आएगा कि बच्चा जो है वो पैसिव लिसनिंग पे आ जाएगा, कि सिर्फ वो स्क्रीन की ही सुनता जाता है, कोई उसकी टू वे कम्युनिकेशन नहीं है, कोई उसकी मीनिंगफुल लैंग्वेज स्टिमुलेशन नहीं है, कि वो जो कार्टून्स देख रहे हैं बस उसी को देखता जा रहा है, वही मूवमेंट्स हैं उसी में जो हाइपर एक्टिविटी हो रही है वहां पे। ना बच्चा आपका सिटिंग सीखेगा, ना आई। आवाज नहीं आ रही इस्माइला, आई कांटेक्ट से आगे आपकी आवाज नहीं आ रही। फिर उसके बाद पेरेंट्स हमारे पास आते हैं कि अब हम इस्माइला आप हमें बताएं हम क्या। इस्माइला, आई कांटेक्ट के बाद आपकी आवाज नहीं आई, आप काइंडली वहां से दोबारा बोले। आप अपना माइक भी जरा ठीक है, मैं ये इसमें। कहना। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही। ठीक है, काइंडली मुझे बताइएगा मेरी आवाज आपको ठीक आ रही है? हाँ, अभी आ रही है। जहाँ आप बात कर रही थी आई कांटेक्ट की, वहां से आगे दोबारा बताएं कि ठीक। ऐसा बच्चा जो स्क्रीन पे ज्यादा टाइम ठीक है। गुजारता है या कार्टून ज्यादा देखता है, वहां तक जो इश्यूज आपने बताए थे वहां से आगे काइंडली दोबारा बताएं। ठीक है, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि कार्टून देखने के क्या मतलब के असरात होंगे। एक तो आपका बच्चा पैसिव लिसनिंग पे आ जाएगा, कोई भी टू वे कम्युनिकेशन नहीं होगी, उसे किसी और पर्सन से कम्युनिकेट करना या इंटरेक्ट करने में प्रॉब्लम होगी, कोई उसकी मीनिंगफुल लैंग्वेज नहीं होगी, क्योंकि जो कार्टूनिश लैंग्वेज होती है उसमें कोई वो प्रॉपर एग्जैक्ट फंक्शनल लैंग्वेज नहीं यूज कर रहे होते। या तो जो कार्टून्स वो देख रहे हैं वो बिल्कुल नॉन वर्बल होते हैं, म्यूट कार्टून्स होते हैं, उसमें सिर्फ एक्शंस दिखाए जाते हैं जिसमें बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिविटी होती है, स्टिमुलेशन होती है। और इसकी वजह से आपका बच्चा जो है वो सिर्फ फोन के सामने बैठा रहता है हर वक्त, वो पेरेंट्स को रिस्पॉन्स नहीं देता, उस वो बगैर फोन के बैठ ही नहीं सकता, जिसकी वजह से सिटिंग बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है। अब बच्चा आपकी आंखों में आंखें दे दे के बात करे, 2 to 3 सेकेंड्स का एक नॉर्मल आई कांटेक्ट बच्चे में होना चाहिए, कि अगर आप किसी का नाम लेते हैं नेम कॉलिंग के लिए तो वो एकदम से मुड़ के आपको रिस्पॉन्ड करे। ये चीजें होना बहुत जरूरी है। अगर ये चीज आपकी आवाज फिर बंद हो गई। इस्माइला, इस्माइला आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरे ख्याल में डिस्कनेक्ट हुई है। आई कांट सी हर ऑन द स्क्रीन, शी इज नॉट देयर। ओके, काइंडली वेट करें। मैम शुमाइला डिस्कनेक्ट हुई है, अभी ज्वाइन करती है।
बस दोबारा रिकनेक्ट कर रही है, मैम शुमाइला रिकनेक्ट कर रही है, आप लोग काइंडली वेट करें। जी जी जी, काइंडली बताइएगा मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, प्लीज गो अहेड। ठीक है, अभी हम दूसरे सिनेरियो की तरफ मूव करेंगे कि एक बच्चा है जो कि 3 साल का है, लेकिन वो सिर्फ कार्टून्स की तरफ ही मुतवज्जो है, हर वक्त कार्टून्स ही देखता रहता है, लेकिन उसमें मल्टीपल लैंग्वेजेस हैं। ये चीज अभी हमने पहले भी डिस्कस की है। इसकी ऑब्जर्वेशन अगर की जाए तो हमने ये देखा है कि अगर आपका बच्चा सिर्फ कार्टून्स देख रहे है तो वो वही वाली सारी लैंग्वेजेस और वही वाले जितने भी वर्ड्स हैं सिर्फ वही पिक करेगा। जैसे कार्टून्स में होते लेट्स गो, ओ नो, ओ वाओ, एक्सक्लेमेटरी, जितने भी वर्ड्स हैं वही यूज करेगा, लेकिन एक प्रॉपर रिक्वेस्टिंग नहीं करेगा, ना ही किसी चीज को आंसर कर पाएगा। कि अगर आप वैसे नॉर्मली बच्चे से पूछें व्हाट इज दिस, तो वो इस चीज को नहीं बता पाएगा कि दिस इज पेन, दिस इज वाटर, या कोई भी ऐसी चीज आंसर नहीं कर पाएगा। और ये सब कुछ सिर्फ स्क्रीन टाइम की वजह से। इससे फिर बच्चे का बिहेवियर ऐसे इफेक्ट होगा, एक तो बच्चा हाइपर एक्टिव हो जाएगा, उसका सिटिंग स्पैन बहुत कम हो जाएगा, वो एक जगह पे बैठेगा ही नहीं, ना ही उसका कोई प्रिटेंड प्ले होगा, कोई उसका कंस्ट्रक्टिव इमेजिनेशंस नहीं होगी, वो खुद से प्रिटेंड करके कोई चीज सोच समझ के नहीं बोल सकेगा। इसका कॉज ये आएगा कि एक तो बच्चे का जो लैक ऑफ कॉन्टेक्स्ट बेस्ड कम्युनिकेशन, उसे पता ही नहीं चलेगा कि मैंने एग्जैक्ट प्रॉपर बात क्या करनी है। अभी जैसे मैं आप लोगों के साथ कनेक्टेड हूँ, मुझे पता है मेरा टॉपिक क्या है, मैंने किस सिलसिले में आप लोगों से बात करनी है, वो सारी चीजें मुझे पता है। ऐसा नहीं। आपकी आवाज नहीं आ रही शुमाइला। बच्चे सिर्फ नहीं शुमाइला, आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं आपको ये बता रही थी कि जिस तरीके 3 साल का बच्चा है, वो सिर्फ कार्टून्स देखेगा और डिफरेंट मल्टीपल लैंग्वेजेस में सीखेगा। आपकी आवाज नहीं आ रही शुमाइला। आए चेक कर। हाँ सर, इधर इधर जी थोड़े पार्टिसिपेंट को बहुत वेट करना पड़ा। I'm so sorry. बस आप शुरू कर दीजिए उस पॉइंट से। ठीक है, मैं जैसे कि आपको बता रही थी कि कोविड में क्या रिजल्ट निकला है, बच्चे किस तरीके से क्या इफेक्ट आया लैंग्वेज में। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि कोविड में बच्चे बहुत ज्यादा इंडोर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहे हैं,
उनका बाहर आना जाना बहुत मुश्किल हो गया था, और पेरेंट्स भी तंग आके बच्चों को मोबाइल पकड़ा देते थे कि बस बच्चे बिजी रहें, हमें तंग ना करें। और इसके अलावा ये कि जिस तरीके की उनकी आउटडोर रूटीन थी, आउटडोर प्ले था, वो बहुत ज्यादा बंद हो चुका था। अब आजकल जिस तरीके से बच्चे एक ही कमरे में महदूद होके रह जाते हैं, ना उन्हें क्रिकेट का आइडिया है, ना उनको फुटबॉल का आइडिया है कि कैसे वो बाहर जाएं, अपनी एनर्जी वहां पे यूटिलाइज करें, और वो थक हार के फिर वापस आते हैं तो थोड़े से उनकी सिटिंग स्पैन पे भी इंक्रीज हो जाती है और काफी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। लेकिन एक बच्चा है जो बिल्कुल कोई काम नहीं करेगा, उसकी एनर्जी किसी पॉजिटिव वे में यूटिलाइज नहीं होगी, तो फिर प्रॉब्लमेटिक चीजें सामने आना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा ये कि स्क्रीन सिर्फ बच्चों से बात करती है। वो इस तरीके से ये कि बिल्कुल स्क्रीन अगर सामने पड़ी रहेगी और बच्चे को कोई कमांड नहीं दे रहे, ठीक है, वो सिर्फ सुन रहे हैं और स्क्रीन को देख रहे हैं, अपना एंजॉय करें। लेकिन अगर आप डेली लाइफ में ये देखें कि हम बच्चों को कोई कमांड देते हैं या हम उनसे कोई बात मनवाने की कोशिश करते हैं, तो वो बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग हो जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चों के बिहेवियर इश्यूज आ जाते हैं, और वो बहुत ज्यादा टेंट्रम थ्रो करना स्टार्ट कर दें कि हम आपकी ये बात क्यों माने या हम स्क्रीन क्यों वापस करें। स्लाइड प्लीज। अच्छा, अब हम अर्ली इंटरवेंशन की तरफ मूव करेंगे कि अर्ली इंटरवेंशन से लैंग्वेज कैसे इम्प्रूव हो सकती है। अर्ली इंटरवेंशन क्यों जरूरी है, स्पीच थेरेपी जल्द से जल्द करवाई जाए, उसका क्या फायदा है। अब अगर हम इस टॉपिक की तरफ मूव करें तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी ब्रेन प्लास्टिसिटी। ब्रेन प्लास्टिसिटी में ये होता है कि आपका बच्चा 5 साल की उम्र तक उसका ब्रेन काफी ज्यादा अडेप्टेबल है। हम जिस तरीके से चाहें आपके बच्चे का ब्रेन अडेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये 3 to 5 years एक क्रिटिकल डेवलपमेंटल पीरियड है। इसमें जो मर्जी आप बच्चे को सिखाएं वो काफी इजीली सीख सकता है। According to Harvard Center on Developing Child, early experiences build architecture of brain. लैंग्वेज माइलस्टोन्स भी मैटर करते हैं। स्टडीज ये बताती हैं कि जो बच्चे स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी 3 साल से पहले की उम्र में सीख लेते, उनमें एक काफी सिग्निफिकेंट चेंज आता है। डिलेड एक्शन लीड्स टू लॉन्ग टर्म चैलेंजेस, कि अगर हम आपका बच्चा 5 साल का हो गया, अभी तक उसकी स्पीच थेरेपी स्टार्ट नहीं हुई, और उसकी कोई भी ऐसी थेरेपी स्टार्ट नहीं हुई जिसकी वजह से वो अपनी कम्युनिकेशन कर सके, सोसाइटी में कम्युनिकेट कर सके, तो इससे ये प्रॉब्लम आएगा, और ये लॉन्ग लास्टिंग प्रॉब्लम्स आते हैं। बच्चे को रीडिंग में प्रॉब्लम आती है, राइटिंग में प्रॉब्लम आती है, सोशली इंटरेक्ट नहीं कर सकता बच्चा। जब एक बच्चा है, अगर वो अपनी फीलिंग्स नहीं एक्सप्रेस कर पाएगा, वो कोई लैंग्वेज समझ नहीं सकता, उसे पता ही नहीं है कि मैंने बच्चों के साथ कैसे खेलना है, मैंने स्कूल में किस तरीके से टीचर्स के साथ कनेक्ट करना है, मैंने लर्निंग कैसे करनी है, तो ये सारी चीजें मिलके एक बहुत मतलब कि बिहेवियर्स की तरफ हम मूव कर जाते हैं। बच्चे के टेंट्रम आना स्टार्ट हो जाते हैं, और जिस तरीके से मैंने आपको पहले ही बताया कि बिल्कुल हम बच्चे से कोई कमांड नहीं करवा सकते उस टाइम पे। इसी में रिसर्चर्स ने भी हमें यही बताया है कि जैसे जितना जल्दी हो सके बच्चे की थेरेपीज हमें स्टार्ट करवा देनी चाहिए, ताकि वो उसे पता हो मैंने अपने पीयर्स के साथ, अपने स्कूल फेलोज के साथ किस तरीके से कॉप अप करना है। और ये फैमिलीज को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए कि अगर बच्चे की एज गुजर जाती है तो वो फिर स्पीच थेरेपिस्ट के लिए भी मुश्किल हो जाता है बच्चे को उस सोसाइटी में एडजस्ट करना। अच्छा, दो क्वेश्चन है, पहले वो ले लेते हैं। एक हमारी पार्टिसिपेंट पूछ रही है कि क्या साइन लैंग्वेज हेल्पफुल है ऑटिस्टिक बच्चों के लिए। ठीक है। और दूसरा सवाल है, व्हेन अ चाइल्ड शोज साइंस ऑफ हेजिटेंस और लो कॉन्फिडेंस इन कम्युनिकेशन, हाउ कैन वी डिफरेंशिएट between a speech delay and a language delay and identify each issue individually. अच्छा, असलम साहब कह रहे हैं काइंडली अरेंज दिस सेशन। अभी खैर इसकी नौबत नहीं आएगी, अभी इनका बेहतर हो गया है, ये अभी इनकी आवाज नहीं कटेगी। मेरे ख्याल में आवाज आ रही है ना आप लोगों को? आप जरा मुझे यहाँ बताएं, चैट बॉक्स में बताएं प्लीज।
पहला जो सवाल हमारे पास है, इज साइन लैंग्वेज हेल्पफुल फॉर ऑटिस्टिक चिल्ड्रन? हम साइन लैंग्वेज की तरफ जाते ही क्यों हैं? ना तो हमारे बच्चे डेफ हैं, अगर ऑटिस्टिक है, ठीक है, तो मैं एज अ स्पीच थेरेपिस्ट कभी भी आपको रिकमेंड नहीं करूंगी कि आपका बच्चा साइन लैंग्वेज की तरफ जाए। सबसे पहले बच्चे की स्पीच थेरेपी होनी चाहिए, हमें उसे वोकलाइज करना चाहिए। और आजकल तो इतनी टेक्नोलॉजीज आ चुकी, जैसे मैंने आपको पहले भी एएसी डिवाइस का बताया था, साइन लैंग्वेज की बच्चों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बच्चों की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जब वो रिसेप्टिवली एक्टिव होगा तो वो बोलना भी स्टार्ट कर देगा। साइन लैंग्वेज के लिए भी बच्चों का रिसेप्टिव, तो हम अगर आप या कुछ भी नहीं बोल रहा तो फिर हमें एएसी की तरफ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? दूसरा सवाल था एक इनका था, एक सेकंड। मैम वॉइस ड्रॉप हो रही है। नहीं नहीं, एक सेकंड, अभी वो सवाल पढ़ रही हूँ इधर से। When a child shows signs of resistance or low confidence in communication, how can we differentiate between speech delay and language delay में differentiation? अच्छा, और उसको आइडेंटिफाई कैसे करें? ठीक है, आप काइंडली सबसे पहले सैयद जवासा मुझे बताइएगा कि बच्चा किस लेवल का है, कितने वर्ड्स बोल रहा है, ठीक है। और ना एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है हमारे पास, जो भी पेरेंट्स आते हैं कि ये स्पीच डिले का बच्चा है। कभी भी वो स्पीच डिले का बच्चा नहीं होता, ना ही लैंग्वेज डिले होती है। माइलस्टोन्स डिले होते हैं, लेकिन हम कहते हैं लैंग्वेज डिसऑर्डर है। अब नई टर्म निकली है जिसे हम कहते हैं डेवलपमेंटल लैंग्वेज डिसऑर्डर। उसमें फिर आ जाते हैं रिसेप्टिव और एक्सप्रेसिव। रिसेप्टिव बच्चे की समझ, और एक्सप्रेसिव बच्चे का बात करना। सबसे पहले आप मुझे बताएं कि स्पीच का इशू है या लैंग्वेज का इशू है? लैंग्वेज का मतलब है बोल चाल। अगर मैं सिर्फ एक वर्ड बोल रही हूँ और उससे ज्यादा नहीं बोल रही, फिर लैंग्वेज का इशू है। स्पीच का इशू तब है जब आपका बच्चा तोतला है, हकला रहा है, आर्टिकुलेटरी इश्यूज हैं, जबान पीछे नहीं लगा रहा, और बाकी वो नॉर्मल है और कोई मसला नहीं है। ये डिफरेंस है लैंग्वेज और स्पीच का। ठीक है, इसके अलावा किसी का कोई सवाल नहीं है तो ठीक है। हम आगे बढ़ सकते हैं। एक सेकंड में जरा अच्छी तरह देखूं। नहीं, और किसी का फिलहाल हम एक बच्चे को, क्या कह रही, हम एक बच्चे को 2 वर्ड से सेंटेंस लेवल पे कैसे ले जा सकते हैं? ठीक है, आप काइंडली मुझे बताइएगा कि आपका बच्चा कौन से ऐसे 2 वर्ड्स बोल रहा है, ताकि फिर मैं उसे सेंटेंस में मोल्ड करूं। अच्छा मिसबा, अस्सलाम वालेकुम। ओके, गो हेड। जी जी, गो हेड। मैम मैंने क्वेश्चन किया था ये कि हम एक बच्चे को 2 वर्ड से सेंटेंस लेवल पे कैसे ला सकते हैं। अब मेरी जी। नीस है एंड शी इज 5.5 years old और वो पूरी सेंटेंस नहीं बोलती। वो अगर उसको कुछ चाहिए होता है तो वो नेम ले लेती है और उसके साथ एक एक्शन लाइक अगर उसको पानी चाहिए तो वो पूरा नहीं बोलती कि मुझे पानी चाहिए, वो सिर्फ बोलेगी पानी दे दो या सिर्फ बोलेगी पानी। इस तरह अगर वो बाहर जाएगी और उससे आप पूछोगे कि वर्ड यू वांट तो वो सिर्फ बता दे कि चिप्स या फिर लेज, मतलब 2 चीज लेज दे दो, चिप्स दे दो, बस इससे ज्यादा पे पूरा वो जुमला। नहीं जाती। ठीक है, अब आपने क्या करना है, सबसे पहले, अभी तो हर बच्ची आपको रिस्पॉन्स नहीं देगी, लेकिन आपने रिपीटेडली उसकी डेली लाइफ में एक वर्ड ऐड करना है। अगर वो कहती चिप्स दे दो तो आपने ऐड करें मुझे चिप्स दे दो। ये आपने रिपीटेडली उसके साथ 1 वीक तक करना है। कुछ भी चाहिए, मुझे पानी दे दें, मुझे चिप्स दे दें, मुझे खाना दे दें। और आपने कोशिश करनी है बच्ची का आई कांटेक्ट रख के और उसकी फिंगर अपनी चिन पे रख के एक आई कांटेक्ट मेंटेन करना है, ताकि जो आपके मुझे वाली लिपसिंग है वो उसको फॉलो कर सके। ठीक है, बेशक वो बोलने की कोशिश ना भी करे, लेकिन आपने 2 वीक्स 3 वीक्स डेली बेसिस पे ये कहना है, और एंड पे फिर इंशाल्लाह एक दिन ऐसा आएगा कि वो इसको स्टार्ट कर देगी बोलना। ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है,
अच्छा, जिस तरीके से मैं आपको बता रही थी कि अर्ली इंटरवेंशन से क्या हमें फायदा हो सकता है, जितने जल्दी हम थेरेपीज करवाएं उसका क्या फायदा है। इसका एक नेक्स्ट एडवांटेज ये है कि बेटर कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर आपका बच्चा जल्दी थेरेपी रिसीव करेगा, उसके ये चांसेस होंगे कि वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, वो अपनी नीड्स बताएगा, दूसरों को समझने में उसे आसानी होगी। एक सोशल सेटिंग में जाके उसकी एडजस्टमेंट बड़े अच्छे तरीके से हो जाएगी। उसे पता होगा कि उसने प्ले एरिया में कौन सी लैंग्वेज किस तरीके से यूज करनी है, फ्रेंड्स के साथ कैसे बोलना है, स्कूल टाइम में टीचर्स के साथ कैसे बोलना है, मैंने किस तरीके से सेट करनी है, क्या स्कूल में ये हुआ था, कौन सा टेस्ट हुआ है, कौन सी गेम्स हमने खेली हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट एडवांटेज है अर्ली इंटरवेंशन का, वो है स्ट्रोंगर सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। अगर कोई बच्चा है वो कम्युनिकेट कर सकता है तो उसके ज्यादा चांसेस ये होंगे कि वो फ्रस्ट्रेटेड नहीं होगा, उसके बिहेवियर मिनिमाइज हो जाएंगे, कोई उसे गुस्सा नहीं आएगा, क्योंकि वो अपनी ये बात कन्वे कर सकता है। अगर एक फॉर एग्जांपल बच्चे उसे टॉय चाहिए, अब वो बोल भी नहीं पा रहा तो वो चीजें फेंकेगा, वो शोर शराबा करेगा, हल्ला करेगा, तो पेरेंट्स को फिर ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि ये चीज बच्चे को चाहिए। लेकिन अगर आपका बच्चा सिंपली कहता है कि मुझे ये टॉय दे दे, तो पेरेंट्स उठा के दे देते हैं और उसमें कोई भी फिर बिहेवियर नहीं आता। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि बच्चों की अर्ली इंटरवेंशन होना बहुत जरूरी है। इससे ये होता है कि ये ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, इजीली फ्रेंड्स बनाते हैं, और ज्यादा से ज्यादा हमारे लिए ये एक प्लस पॉइंट होता है कि बिहेवियर इश्यूज मिनिमाइज हो जाते हैं और जितनी भी कम्युनिकेशन गैप्स होते हैं वो फिल हो जाते हैं। और जब हम एकेडमिक्स की तरफ देखा जाए तो अगर आपके बच्चे की एकेडमिक्स रेडीनेस की तरफ अगर हम देखें तो लैंग्वेज हमारे पास एक बेसिक फाउंडेशन है। इस लैंग्वेज अगर आपके बच्चे को आती है तो वो लर्निंग की तरफ जाएगा। अगर आपका बच्चा घर में आम जबान बोल रहा है, अपनी मादरी जबान बोल रहा है, तो उसके बाद ही बच्चा स्कूल के लिए रेडी होगा, और फिर वो वहां पे जाके ABC सीखेगा, वहां पे अलिफ बे सीखेगा, हर चीज अपनी एज अप्रोप्रिएट सीखेगा। इससे ये फायदा होगा अर्ली इंटरवेंशन के से कि बच्चों की जो अपनी स्किल्स हैं वो बूस्ट अप हो जाएंगी, उसकी वोकेबलरी इंक्रीज हो जाएगी, उसकी जो लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन है वो इम्प्रूव हो जाएगी, और ये जो प्री लिटरेसी जितनी भी चीजें हैं ये इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाएंगी। और जिस तरीके से मैं आपको बता रही थी कि बच्चा घर आके स्टोरी नरेट नहीं कर सकता, स्टोरी टेलिंग नहीं कर सकता, वो चीजें बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो जाती हैं ये एकेडमिक स्किल्स की वजह से, सॉरी अर्ली इंटरवेंशन की वजह से। इससे एक और हमें फायदा ये होता है कि जितने जल्दी हम बच्चों की अर्ली इंटरवेंशन करवाते हैं तो लॉन्ग टर्म में हम ज्यादा टाइम के लिए फिर थेरेपी नहीं करवाते। अगर आपका बच्चा 2.5 साल का है तो आप उस टाइम पे हमारे पास लेकर आते हैं तो ज्यादा से ज्यादा हम 7 महीने 8 महीने थेरेपी करवाते हैं, तो उसमें से काफी ज्यादा चेंज आ जाता है और बच्चा लैंग्वेज की तरफ आ जाता है, तो फिर वहां पे हम थेरेपी स्टॉप कर देते हैं। लेकिन एज कम्पेयर टू अगर देखा जाए, अगर आपका बच्चा 7 साल के, आप हमारे पास 7 साल की उम्र में आ रहे हैं, तो उसमें फिर बच्चे को 3 साल भी लग सकते हैं, 2 साल भी लग सकते हैं। फिर उसमें हम आपको ये नहीं बता सकते कि आया बच्चे की लैंग्वेज कब आएगी। वैसे तो 7 साल के बाद बच्चे की लैंग्वेज आते ही नहीं है, हम AAC डिवाइसेस पे ले आते हैं, पेक्स पे ले आते हैं। तो ज्यादा बेहतर ये होगा कि आप 2 साल की उम्र में बच्चे की स्पीच थेरेपी स्टार्ट करवा दें। अभी रिसेंटली मेरे पास एक केस आया है जो कि बच्चा 1.7 ईयर्स का, और मैं माशाल्लाह से काफी पेरेंट्स को देख के हैरान हुई हूँ कि इस पेरेंट्स को इतनी अवेयरनेस है कि बच्चा भी सिर्फ 1.7 ईयर का हुआ है और वो हमारे पास ले आए। लेकिन उससे फिर ये एक अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट आया कि बच्चे ने ना बैबलिंग स्टार्ट कर दी है और उसने वाउल्स बोलना स्टार्ट कर दिए हैं। और हमारा मकसद ये नहीं होता कि हम बच्चे को सिर्फ ABC सिखाते हैं या नंबर सिखाते हैं, हमारा मकसद है कि फंक्शनल लैंग्वेज की तरफ मूव करना, कि वो डेली लाइफ में रिक्वेस्ट कर सके, वो सबसे ग्रीटिंग्स कर सके, कहीं पे बैठा हो कोई उसे अस्सलाम वालेकुम बोले तो वो आगे से रिस्पॉन्ड कर सके वालेकुम सलाम। अगर कोई उससे पूछता है हाउ आर यू, वो आगे से बता सके आई एम फाइन। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होता है, हमने हु, वेयर, होम, ये चीजें आंसर करना बच्चे को सिखाते हैं। और फिर नेक्स्ट ये है कि हम बच्चे को ये सिखाते हैं आपने नेक्स्ट क्वेश्चनिंग क्या करनी है, जो बच्चा जो भी आपके सामने कोई बैठा है।
इसके अलावा मैं आपको अर्ली इंटरवेंशन के बारे में मजीद ये बताना चाहूंगी कि अर्ली इंटरवेंशन अगर आप करवाते हैं तो आपका बच्चे की फ्रस्ट्रेशन से पहले ही हम आपको आवाज सिखा देते हैं कि आपने बोल के अपने इमोशंस का इजहार करना है, ना कि बिहेवियर के थ्रू, फ्रस्ट्रेशन के थ्रू। लेकिन अगर इसमें कोई डिले आता है तो ये बच्चे के लो कॉन्फिडेंस का सबब बनता है, और उसकी वजह से ये होता है कि बच्चों के वही सेम बात आ गई कि टेंट्रम आना स्टार्ट हो जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता हमने अपने इमोशंस को कैसे रेगुलेट करना है। ये सिर्फ एक थेरेपी नहीं है, लेकिन हम बच्चों को आवाज देते हैं ताकि वो दूसरों से कनेक्ट कर सकें, एक सोसाइटी में सरवाइव कर सकें। नेक्स्ट हम ये डिस्कस करेंगे कि स्पीच थेरेपी को हम स्कूल्स में, हेल्थ केयर में, हॉस्पिटल सेटिंग में कैसे इनकलकेट कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब स्पीच थेरेपी अकेले मैटर नहीं करती। मेरे क्लिनिक में हमारे पास ऑक्यूपेशनल थेरेपी, अप्लाइड बिहेवियर थेरेपी, फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, रिमीडियल थेरेपी जो कि एकेडमिक्स की तरफ लेके जाती है, ये सारी चीजें मिलके हम बच्चों पे इम्प्लीमेंट करते हैं, जिसकी वजह से एक अच्छा रिजल्ट निकलता है। बाकी ये कि मेरी हॉस्पिटल सेटिंग्स में भी यही होगा कि जो पीडियाट्रिशियंस हैं उनको भी अवेयर होना चाहिए कि वाकई स्पीच थेरेपी भी कोई चीज़ है। अभी कल मेरे पास एक डॉक्टर का भतीजा आया, तो उसके फादर ये बता रहे थे कि नहीं जी, मेरे भाई कहते हैं ये तो वर्चुअल ऑटिज्म है, ये वक्त साथ साथ ठीक हो जाएगा। डॉक्टर्स को भी ये अवेयरनेस नहीं कि स्पीच थेरेपी भी कोई चीज़ है, बिहेवियर थेरेपी भी कोई चीज़ है, और बच्चों को करवानी चाहिए। वो डॉक्टर्स कह रहे हैं कि जब बच्चा 4-5 साल का होगा वो खुद ही ऑटोमेटिक बोलना स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर इसमें अगर अब पेरेंट्स जो होते हैं वो डॉक्टर्स पे यकीन रखते, जितने भी पीडियाट्रिशियंस हैं उनके पास लेकर जा रहे हैं, तो वो उनकी बातों पे यकीन करेंगे। फिर हमारी बात पे कोई यकीन नहीं करता और बच्चे की एज गुजर जाती है। जब एज गुजर जाती है वो हमारे पास आते हैं तो फिर हम उसका कोई हल नहीं कर सकते। वो फिर बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म में चली जाती हैं बातें। मैं कुछ क्वेश्चंस ले लूं या बाद में ले लूं? आप ले लें, आप ले लें। यहाँ काफी क्वेश्चंस लोगों ने पूछे हैं, मैं जस्ट हम एक बच्चे को 2 वर्ड से सेंटेंस लेवल पे कैसे ले जा सकते हैं, ये जरा रिस्पॉन्ड करो। ये मैंने अभी इन्हें बताया है। आपने एक, हाँ बताया, जी। अच्छा। जो बच्चा खुद से ना बोले, लेकिन जब ये क्या लिखा है इसने? बुलवाओ तो फिर अच्छा, बोले। बुलवाओ तो फिर बोले। आगे आप पढ़े ना, बोलते हैं इस। जो बच्चा खुद से ना बोले लेकिन जब बुलवाओ तो फिर बोले, बोलता है, इस बारे में मैम क्या करें? अच्छा जी, आप मुझे काइंडली बताइएगा मिसबा शाहीन कि कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो खुद से नहीं बोलते, या फिर बिल्कुल कोई भी लैंग्वेज नहीं है, आप क्या बुलवाना चाहते हो वो उस टाइम पे बोलता है। काइंडली मुझे ये थोड़ा सा बताइएगा। अच्छा, तब तक ये वाला सवाल ले ले। मैं मेरा बच्चा 10 साल का है, ये वाला ले ले प्लीज। अच्छा जी, ठीक है। मेरा बच्चा 10 साल का है, माशाल्लाह एक्टिव है, बट किसी के साथ बात करते वक्त ऑटोमेटिकली उसकी आवाज कम हो जाती है, मींस कॉन्फिडेंट कम हो जाता है। कॉन्फिडेंस की कमी। ठीक है, आप काइंडली मुझे बताइएगा मिस आबदा कि आपका बच्चा बाकी नॉर्मल है, कोई और इश्यूज तो नहीं है, या कभी बच्चे का स्पीच डिले था, लैंग्वेज डिसऑर्डर था, कोई डिलेड माइलस्टोन्स थे, ऐसी कोई हिस्ट्री है तो काइंडली जरूर शेयर करें ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। नहीं मैम, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा डिसऑर्डर कुछ भी नहीं था। बस स्टार्टिंग में जहाँ जिस स्कूल में एडमिशन करवाया था तो वहाँ थोड़ा बच्चे को मेंटली स्ट्रेस में रखा गया था, जिसके बाद थोड़ा सा बच्चे को कॉन्स्टिपेशन का इश्यू हो गया। मीन्स बच्चा डर गया था स्कूलिंग से। तो फिर मैंने अच्छा। खुद उसकी डेवलपमेंट की, स्टडी के हवाले से, बेसिक्स के हवाले से। अल्हम्दुलिल्लाह अब हर चीज में परफेक्ट है माशाल्लाह से, कैप्चरिंग पावर भी उसका बहुत अच्छा है। लेकिन जो ठीक। मुझे खुद को चीज महसूस होती है वो ये महसूस होती है कि भले उसको कोई भी चीज स्कूलिंग के हवाले से देख लें, उसको सब कुछ जी। आएगा, सब कुछ पता होगा, लेकिन जब आप उससे पूछेंगे तो वो एकदम उसके बाकायदा फेस से फील होता है कि वो घबरा गया है, और आवाज उसकी एंजाइटी ऑटोमेटिकली कम इश्यूज हो है। जाएगी। ठीक है, मैम ठीक है। ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? अच्छा, ऐसी सिचुएशन में ना, एक तो आपने बच्चे को प्रेशराइज नहीं करना, ठीक है। सबसे पहले अगर आप बच्चे से कुछ काम करवाना चाहते हैं तो आप मिरर टेक्निक यूज करें।
फॉर एग्जाम्पल कोई आप ना स्क्रिप्ट राइटिंग लिख के दे दें, बच्चों को स्क्रिप्ट दे दें और उसे कहेंगे अब आपने ना इसे बार बार रिपीट करना है। जब वो उसकी प्रैक्टिस उस पे हो जाए फिर आप बच्चे को मिरर के सामने खड़ा करवाएं और वो उस चीज को बोले, उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो जाए। फिर आपके घर के जितने भी अफराद हैं आप उनको बिठाएं और सब इकट्ठे होके बैठे और बच्चे को कहें कि चलें जी अब आपने प्रेजेंट करना है। आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें आपने करनी है, इकट्ठी करनी। इसी तरीके से आपने इसकी टीचर से भी बात करना है कि इसे क्लास में पॉइंट आउट करके इससे चीजें पूछे। बेशक ये अगर नहीं भी बोल रहा कोई मसला नहीं है, या फिर टीचर से रिक्वेस्ट कर लें कि इसे एक दफा रिवाइज करवा दिया करो, इसे कहा करें ये चीज मैं आपसे पूछने जा रही हूँ, आपने मुझे 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद मैं आपका नाम लूंगी, आपने हाथ खड़ा करना है और आपने ये चीज बतानी है। आहिस्ता आहिस्ता इसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप। ओके, एक सेकेंड, कुछ और सवाल भी है। थैंक यू मैम। वेलकम जी। मैम, जिद्दी बच्चों के क्या कह रही है, जिद्दी बच्चों के मैम जिद्दी बच्चा क्यों होता है और उससे कैसे डील किया जा सकता है कि उसका बिहेवियर अच्छा बन जाए। अच्छा, सबसे पहले तो अगर कोई जिद्दी बच्चा है तो वो देखे किस वजह से वो जिद कर रहा है, उस बिहेवियर का रीजन क्या है। और आपने ना एक अपने पास रीइंफोर्समेंट रखनी होती है। रीइंफोर्समेंट का ये मतलब होता है कोई बच्चे की पसंदीदा चीज आपने अपने पास रखनी है और बच्चे को बताना है कि आपने अच्छा वेल मैनर बिहेव करना है। अब वो डिपेंड करता है ना कि बच्चे की एज क्या है, कि छोटा है या बड़ा है, उसके अकॉर्डिंग हम आपको रीइंफोर्समेंट का बताते हैं कि ये चीज मेरे पास है, ये आपका रीइंफोर्सर है या कोई टॉय वगैरह है, आप अच्छे से बिहेव करोगे या ये वाली बात मानोगे तो आपको ये रीइंफोर्सर मिलेगा। तो जब बच्चा आपकी बात सुन ले तो आपने वही रीइंफोर्सर उठा के उसी टाइम पे बच्चे को अप्रिशिएट करना होता है। चले मैम, आई एग्री with your method. This way child will speak in a week or two. अच्छा, अगर बच्चे ये वाला ले लें, ये अगर वाला। बच्चा अगर बच्चा थेरेपीज भी ले रहा है रेगुलरली, रिसेप्टिव में इम्प्रूवमेंट आई है पर एक्सप्रेसिव में नहीं, इसमें क्या करना। अच्छा जी, काइंडली सबसे पहले बताइएगा कि बच्चे की एज क्या है, ठीक है, और कितने टाइम पीरियड से आप लोग थेरेपीज ले रहे हैं, रिसेप्शन में कैसी इम्प्रूवमेंट आई है, बच्चे का डायग्नोसिस क्या है। उसके अकॉर्डिंग फिर मैं आपको बता सकती हूँ कि एक्सप्रेसिव में इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं आ रही अभी तक। मुझे इससे एक बात करनी है, ये चूंकि यहाँ आपका नाम नहीं आ रहा, आईफोन आ रहा है, तो आप तमाम से गुजारिश है जो भी ये वेबिनार अटेंड करें, क्योंकि आप लोगों ने रेगुलर हमारे साथ चीजें अटेंड करनी है, तो आप अपना पूरा नाम लिखे और आपका अपना नंबर हो तो ज्यादा बेहतर है, आपके साथ फ्यूचर में भी हम राब्ता रख सकते हैं। तो अभी जो शुमाइला ने आपसे सवाल पूछा है जिसका भी ये आईफोन वाला है, आप काइंडली जवाब दे दे जरा। अच्छा चले, आगे बढ़ते, ये वाला सवाल ले ले, ये मैम मेरी नीस वाला, ये वाला। ठीक है मैम, मेरी नीस है, शी इज 20 मंथ्स ओल्ड, लेकिन प्रॉपर वर्डिंग नहीं है, जस्ट मामा बाबा पानी मामू ये बोलती, बाकी वो जेस्चर्स से सब बता देती। ठीक है, 20 मंथ्स की है और अभी तक से ठीक है, ये भी बहुत अच्छी बात है कि वो माशाल्लाह से मामा बाबा बोल रही है, पानी भी बोल रही है। लेकिन आपने ना एक चीज ये याद रखनी है कि बच्चों के साथ जो हम बच्चों वाली लैंग्वेज यूज करते हैं ना, जैसे कोई भी चीज लेनी हो तो हम कहते हैं मम मम खा लो या ये कर लो, ये आपने कभी भी यूज नहीं करना। आपने कोशिश ये करनी है कि एक लैंग्वेज रिच इन्वायरमेंट बनाना है बच्ची के लिए और एग्जैक्ट वर्ड यूज करना है। पूरे जुमले। वो अभी इस एज अप्रोप्रिएट नहीं है इसके लिए, वर्ड सेंटेंसेस एज अप्रोप्रिएट। आप ज्यादा से ज्यादा इसकी वोकेबलरी को इंक्रीज करें और वर्डिंग पे ज्यादा फोकस करें। अच्छा, अर्ली इंटरवेंशन के बावजूद भी एक्सप्रेसिव लैंग्वेज नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे? आप अच्छा, ये जो आपने इस पे रिस्पॉन्ड किया जी जी शुमाइला, चूंकि अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट भी मेरा फील्ड है, जी तो उसमें हम ये पढ़ते हैं और लोगों को भी हम यही बताते हैं कि इवन बच्चे की पैदाइश से पहले भी आवाज में चीजें पढ़े, माँ के पेट से ही सुनना शुरू करते ऐसे हैं। ही है। तो उसमें आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप पूरे पूरे जुमले अदा करें, और उसमें कई हमारे पास ऐसे केसेस है, रिसर्च भी यही कहता है जितने भी ज्यादा लैंग्वेजेस आप इंट्रोड्यूस करेंगे और उनको प्रॉपरली इंट्रोड्यूस करेंगे तो उनका जो एक्विजिशन है
वो इतना ही की अच्छा। एक्विजिशन का और लैंग्वेज को सीखने की सलाहियत बहुत बढ़ जाती है। बजाय एक एक वर्ड के, खैर ये तो एक हाँ जी। सिचुएशन ऐसी है जिसमें आपने एक एक वर्ड पे बिल्ड करना है, लेकिन ओवरऑल आपने एक अभी जैसे कहा कि लैंग्वेज रिच इन्वायरमेंट, और वो लैंग्वेज रिच इन्वायरमेंट में जितने ज्यादा आप पूरे पूरे जुमले अदा करेंगे और ऐसी कहानियां, बच्चों के लेवल की कहानियां उस सराउंडिंग में पढ़ेंगे, जबानी सुनाएंगे, उससे ज्यादा बच्चे फायदा उठाएंगे। मैं आपकी बात को यहाँ पे करना चाहूंगी। जैसे मैंने अभी बताया कि 18 to 20 मंथ्स का बच्चा है और सिर्फ मामा बाबा पानी मम। तो अब देखें, हमने एज अप्रोप्रिएट चलना है। रिसेप्टिव वाइज हम सेंटेंसेस बेशक बोल दें, लेकिन अगर बच्चे को एक्सप्रेस करना है तो वो अपनी एज से पहले कैसे सेंटेंसेस बोलेगा? वो तो वन वर्ड पे ही डिस्क्राइब करेगा। तो ये कोशिश करें कि अगर उसको एक्सप्रेसिव करना है तो वो वन वन वर्ड ही बोले। जैसे पानी बोल दे, बाबा बोल दे, आओ जाओ, इस तरीके से। तो ये ज्यादा कोशिश करें कि इसको लैंग्वेज रिच एनवायरनमेंट बनाएं। ओके, एक सेकेंड, एक और सवाल है कि काइंडली एक्सप्लेन CNPECS। अच्छा, हमारे पास जो AAC डिवाइस होती है और पैक्स का ये होता है कि जैसे पाकिस्तान में ज्यादातर AAC कोई यूज नहीं करता। AAC इंटरनेशनली यूज हो रहे हैं, लेकिन मेरा इंशाल्लाह इरादा है कि मैं AAC जरूर इंट्रोड्यूस करवाऊंगी, ताकि जो बच्चे 6-7 साल से ऊपर हो चुके हैं तो हमारे पास भी एक एडवांस टेक्नोलॉजी आनी चाहिए। पैक्स में ये होता है कि पिक्चर टू पिक्चर मैचिंग होती है। हमने पिक्चर्स बनाई होती हैं फंक्शनल कम्युनिकेशन के लिए, जो हम जैसे पानी, रोटी, कपड़े, इस तरीके की हम पिक्चर बना के अपने पास रख लेते हैं। ठीक है, अब बच्चे को हम ये सिखाते हैं कि आपने ये पिक्चर, ऑरेंज की पिक्चर उठाओगे तो आपको ऑरेंज मिलेगा, अगर आप ब्रेड की पिक्चर उठाओगे मामा को दोगे तो आपको ब्रेड मिलेगा। ये पैक्स आ गए। AAC में ये होता है कि ये एक टैबलेट के ऊपर सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करते हैं और उसके अंदर हम पिक्चर्स भी लगाते हैं और उसके साथ आवाज भी लगाते हैं। पैक्स में आवाज नहीं होती, AAC में आवाज भी होती है कि अगर उसे ऑरेंज चाहिए ना तो वो ऑरेंज की सिर्फ पिक्चर नहीं दिखाएगा, लेकिन वो बटन प्रेस करेगा तो वो AAC डिवाइस बोलेगी ऑरेंज, तो वो माँ तक आवाज जाएगी कि इसको ऑरेंज चाहिए। इनके ड्रॉबैक्स भी बहुत ज्यादा है, पे अभी इतना ज्यादा डिस्कस सकते। लेकिन ये कि चलें, कुछ ना होने से कुछ होना तो बेहतर है ना, कि बच्चों की फ्रस्ट्रेशन तो कम हो सकती है। अच्छा, इनका जवाब का है, इज देयर अ कनेक्शन बिटवीन अ चाइल्ड्स कॉन्फिडेंस और हेजिटेंस इन कम्युनिकेशन एंड स्पीच एंड प्रेजेंस ऑफ स्पीच और लैंग्वेज डिलेज? आई एम, वो जस्ट ये पूछ रहे, कोई स्पेसिफिक केस नहीं है, सबकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये पूछ अब रहे। देखिए, बच्चों पे भी डिपेंड करता है। कुछ बच्चे बोल्ड होते हैं, कुछ बच्चे बहुत ज्यादा रिलक्टेंट होते हैं, और ये डिपेंड करता है कि बच्चा किस घर से आया है, उनका फैमिली सिस्टम कैसा है, बैकग्राउंड का। हाँ जी। और इसमें ये भी आ सकते हैं वाकई कि स्पीच डिले अगर है तो, अब मेरे पास एक क्लाइंट है जो कि बच्चा नॉन वर्बल था, कुछ भी नहीं बोलता था। अब माशाल्लाह से वो सेंटेंस बोलना स्टार्ट हो गया, लेकिन वो मदर कहती है कि ये कहीं जाके इनिशिएट नहीं करता, खुद से कुछ बोलता नहीं है। तो ऑटिस्टिक बच्चों में ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है कि उनका इमेजिनेटिव प्ले नहीं होता, प्रिटेंड प्ले नहीं होता, खुद से कुछ सोच के नहीं वो बोल सकते। उनको वो जिस तरीके से रोबोटिक होते हैं ना, वो उस तरीके से चलते हैं। बस स्पीच थेरेपिस्ट का ये किरदार होता है कि बोलना सिखा देते हैं, अपनी नीड्स के लिए एक्सप्रेस करना सिखा देते हैं कि हाँ जी हमें ये चाहिए, या अगर कुछ उन्हें प्रॉब्लम हो रही है तो वो एक्सप्रेस कर सके। और ये टोटली बच्चों पे डिपेंड करता है, बच्चा माइल्ड लेवल पे, मॉडरेट लेवल पे, सिवियर लेवल पे, किस लेवल पे, उसके अकॉर्डिंग फिर हम काम करते हैं। ओके, ये वाला सवाल जरा ले ले प्लीज। मेरा बेटा 4.5 ईयर का, उसकी वोकेबलरी बहुत अच्छी है, पिक बहुत अच्छा करता है, लेकिन फंक्शनल स्पीच नहीं, कम्युनिकेट नहीं कर सकता। यही मैंने बात अभी पहले भी डिस्कस की है कि हम बच्चों को ABC सिखा सकते हैं, 1-2 सिखा देते हैं, लेकिन फंक्शनल कम्युनिकेशन की तरफ हम नहीं जाते। सबसे बेसिक नीड यही है कि हम बच्चों को लैंग्वेज तो सिखाएं। हम टीचर्स तो हैं नहीं कि आजकल सब स्पीच थेरेपिस्ट, मैं ये भी कहना चाहूंगी बहुत सारी स्पीच थेरेपिस्ट ऐसे भी हैं कि जो डायरेक्ट ABC सिखा सकते। ABC अगर आपने सिखानी है तो उसके साथ आवाज निकालना सिखाएं,
आप ए ना सिखाएं, आप कहें आ, फिर आ को दूसरी साउंड के साथ ब्लेंड करके सीवीसी वर्ड जिस तरह होते हैं, कॉन्सोनेंट वाउल कॉन्सोनेंट वर्ड्स, इस तरीके से बच्चों को फंक्शनल की तरफ लेकर जाएं। जो बच्चा अगर एप्पल वर्ड सीखता है तो उसको फिर आम रूटीन में जनरलाइज करना सिखाएं, डेली लाइफ में जो रियल ऑब्जेक्ट्स हैं उसके साथ इंटरेक्ट करना सिखाएं। कि अगर एप्पल सामने पड़ा है तो मदर पॉइंट करके या थेरेपिस्ट पॉइंट करके बोले कि वाओ एप्पल, यू वांट टू ईट। फिर अब इतना लंबा सेंटेंस बोल दे यू वांट टू ईट, लेकिन आपका फोकस सिर्फ होना चाहिए ईट, एक वर्ड पे फोकस होना चाहिए। अच्छा, ये वाला सवाल ले ले, बेतहाशा सवाल आ रहे हैं। बच्ची अब 5 साल की है एंड ऑलमोस्ट 3 साल से थेरेपीज ले रही, डायग्नोसिस एडीएचडी पर एक्सप्रेसिव नहीं आ रही। अच्छा, 5 साल की हो रही है तो ये तो अब देखिए, मुझे नहीं पता आप कहाँ से थेरेपीज ले रही हैं, किस तरीके की थेरेपीज चल रही हैं, और 3 साल से थेरेपीज ले रही है तो अभी तो कुछ तो इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए ना। तो बिल्कुल। अभी ये तो मैं इस पे फिर कुछ भी नहीं कह सकती। देखिए, अच्छा इनका है, मलिक असलम साहब कह रहे हैं, मैम कैन यू गाइड मी अबाउट द मॉडर्न इक्विपमेंट जी, बीइंग यूज्ड फॉर ओवरकमिंग द स्पीच डिले। अभी ये हमने डिस्कस कर लिया, पैक्स और एएसी डिस्कस कर लिया। वही वाला था। ओके, एक सेकेंड, और एक और सवाल है शायद, ये वाला। Age 2.6 months girls and no verbal communication, only pointing and mostly use word in। हाँ जी, सबसे पहले मिस हालदा आमिर, आपने बच्चे की स्क्रीन टाइम को 0 करना है। मुझे जो आपके जो क्वेश्चन आपने मेंशन किया उसमें मुझे ये लग रहा है कि बच्चे की स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है। सबसे पहले आपने बच्चे को टीवी पर लेकर आना है ताकि मोबाइल बच्चे से कम हो जाए। अगर 3 घंटे वो देख रही है तो उसका आधा घंटा करें, और आधे घंटे से फिर आहिस्ता आहिस्ता 10 मिनट पे 5 मिनट पे, और फिर बिल्कुल स्क्रीन टाइम खत्म कर लें। कि अगर आप चाहते हैं कि थेरेपी से बच सकें और बाकी के प्रॉब्लम से भी बच सके तो काइंडली स्क्रीन टाइम बच्चों का खत्म कर दें। ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। मिस सादिया जुबैर कह रही हैं, अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा नेफ्यू रोता है बट चुप नहीं होता, रोएगा इतना रोएगा, हर बात पे जरा सी भी बात पे रोता है, इसका कुछ बताएं, सहम जाता है बहुत जरा इसी बात पे। अच्छा जी, काइंडली मिस सादिया मुझे बताइएगा कि आपका जो नेफ्यू है वो उसका कोई डायग्नोसिस है, कोई डिसऑर्डर है, या वो बिल्कुल नॉर्मल है, वो इस तरीके का कर रहा है। हो सकता है बच्चा किसी स्ट्रेस से गुजरा हो कोई, अब मुझे उसकी हिस्ट्री नहीं पता इसलिए मैं आपको प्रॉपर आंसर भी नहीं कर सकती। या कोई जब हम बच्चे देखते हैं तो हमें आइडिया होता है। इसके लिए फिर ये कि आपको बिहेवियर थेरेपी करवानी चाहिए ताकि बच्चे का ये जो रोना है ये कम हो सके। ग्रेट। हाँ, ये क्या कह रही है, मेडिकल क्या कोई मेडिकल टेस्ट है? अच्छा, ऑटिज्म के कोई भी मेडिकल टेस्ट नहीं होते, हमारा एक प्रॉपर प्रोटोकॉल होता है जिसे हमने फॉलो करना होता है, और बाकी जो सिम्टम्स वगैरह होते हैं वो हम देख के आपको बता देते हैं। फॉर्मल असेसमेंट्स होती हैं, इनफॉर्मल असेसमेंट्स होती हैं। और अगर आपको पता है कि कोई ऐसे रेड फ्लैग्स हैं तो आप काइंडली 3 साल की उम्र से पहले पहले बच्चों की थेरेपी स्टार्ट करवाएं ताकि उसके जो रेड फ्लैग्स हैं वो डिसॉल्व हो जाए। अगर आपका बच्चा माइल्ड टू मॉडरेट है तो ये वाले इश्यूज डिसॉल्व हो सकते हैं, लेकिन अगर ज्यादा स्वेयर इशू है तो वो फिर मैनेज हो जाएगा। ये वाला। मैम, जो बच्चा खुद से वर्ड यूज ना करे अगर बुलवाओ तो कहे क्या, इसको भी थेरेपी? ऑब्वियसली इस बच्चे को भी थेरेपी की नीड है, लेकिन काइंडली, अच्छा 3.5 years का है। अच्छा, सबसे पहले तो मिसबा मुझे बताइएगा कि बच्चे की स्क्रीन टाइम है या नहीं, दिन में कितने घंटे स्क्रीन यूज करता है, या फिर बच्चे का कोई डेवलपमेंटल डिलेज है, कोई ऐसा डिसऑर्डर है जिसकी वजह से ये इश्यू आए, रीजन क्या है? अस्सलाम मैम। मैम स्क्रीन टाइम वालेकुम। बिल्कुल भी नहीं है बच्चे का, मैं बिल्कुल भी मोबाइल नहीं देती उसको, मेरा खुद का बेटा है ये। और जी अल्लाह का शुक्र है डिसऑर्डर वगैरह भी कोई नहीं है, बस ये है कि जी थोड़ी कम्युनिकेशन वगैरह कम है, जैसे घर के मेंबर्स कम हैं तो जी जी, ठीक है। शायद पता नहीं। अच्छा, फिर आप ना ये अब फैमिली सिस्टम पे भी डिपेंड करता है, न्यूक्लियर फैमिलीज में बहुत ज्यादा इश्यूज आते हैं। तो आपने 6 माह की उम्र में 1 साल की उम्र में कोई मोबाइल फोन या कोई टीवी स्क्रीन वगैरह बच्चे ने देखा है? यस मैम, उस टाइम पे थोड़ा थोड़ा दिया था मैंने। ये तो थोड़ा थोड़ा फिर असर करता है बाद में। ये गड़बड़ करते हैं। 9 साल की उम्र, सॉरी 9 माह की उम्र में बच्चा बेबलिंग स्टार्ट करता है, और उसी टाइम पीरियड में हम जब स्क्रीन
दे देते हो, और वही एज होती है बच्चा लैंग्वेज सीखता है। उसी टाइम पे उसने लैंग्वेज नहीं सीखी, हाथ में मोबाइल पकड़ लिया, तो उसकी वजह से तो फिर माइलस्टोन डिले हो गए। अब तो थेरेपी की नीड है फिर। ओके, बस आप जी कंटिन्यू जी करें। ठीक है। बस यही सवाल है, आप कंटिन्यू करें। ठीक है। अच्छा, अब हम स्कूल्स में कैसे इन चीजों को इनकलकेट कर सकते हैं? स्कूल में हमें चाहिए कि सबसे पहले बच्चों की स्क्रीनिंग होनी चाहिए, असेसमेंट होनी चाहिए। अगर बच्चों को स्कूल में एडमिशन करवा रहे हैं तो वहाँ पे एक प्रॉपर स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हो, वो बच्चों की स्क्रीनिंग करे और फिर बताए कि हाँ जी ये बच्चों के माइलस्टोन्स डिले हैं। एक इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान हो, जो बच्चे नहीं आम बच्चों के साथ, नॉर्मल बच्चों के साथ कॉप अप नहीं कर सकते क्लासरूम में, उनके लिए एक अलग से प्लानर हो, जो स्पीच थेरेपिस्ट, बिहेवियर थेरेपिस्ट बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं आईईपी, इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान। जिसमें ये होता है टीचर के साथ कोलैब करके हम एक स्पेसिफिक गोल्स पे काम करते हैं। क्लासरूम में एक ऐसा एनवायरनमेंट हमें क्रिएट करना चाहिए कि वहाँ पे टीचर भी हो, स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट भी हो, ताकि जो बच्चे डिलेज के साथ हैं, डिसऑर्डर्स के साथ हैं, उन पे हम प्रॉपर 1-to-1 सेशन रख सकें, उनके साथ एक इंटरेक्टिव, बाकी बच्चों के साथ उन्हें हम इंटरेक्ट करवा सके। टीचर्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए, बेसिक लैंग्वेज हम सीखनी चाहिए टीचर्स को कि कैसे इन बच्चों के साथ यूज कर सकते हैं। पेरेंट्स के लिए वर्कशॉप्स होनी चाहिए, ताकि पेरेंट्स को भी अवेयरनेस आए। अवेयरनेस ही नहीं है पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में तो शुक्र है अल्लाह का कि बहुत ज्यादा अब अवेयरनेस है, लेकिन बाकी बहुत सारे, अब जैसे कि मैं 2-3 दिन के लिए आउट ऑफ स्टेशन गई थी, तो जिसने सुना वहां पे सब लोग आ रहे हैं कि हाँ जी हमें भी। मैंने कहा ये एक दिन का नहीं है कोई भी प्रोटोकॉल, हम इस तरीके से नहीं कर सकते, प्रॉपर थेरेपीज चाहिए होती है, और थेरेपीज लंबी होती हैं। लेकिन ये था कि मैंने सबको असेस कर लिया था। अच्छा, अब एक एग्जांपल मैं आपको ये देना चाहूंगी स्कूल से रिलेटेड, कि आजकल बीकन हाउस और रूट्स ने ना काफी ज्यादा अपना एक इस तरीके का सेटअप स्टार्ट कर, उन्होंने अपने एसएलपीज रख लिए, बिहेवियर थेरेपिस्ट रख लिए, शेडो टीचर्स रख लिए, कि जिन जिन बच्चों को, अगर एक क्लासरूम में एक बच्चे, दो बच्चे, तो वहां पे वो उनको ना काफी अच्छी सपोर्ट दे रहे हैं। तो ये एक बहुत एक पॉजिटिव इफेक्ट और पॉजिटिव स्टेप है। ये तो सिर्फ बीकन हाउस और वो रूट्स वाले ने कर किया, सकते हाँ हैं। जी, हमारे तो मेजोरिटी बच्चे गवर्नमेंट स्कूल, और ऐसे ही जो है। लोग वो प्राइवेट स्कूल उनमें है, जी तो जी उनके लिए बस हमारा इदारा जो कर सकता है, हम तो जी इसी जी। तरह से एफर्ट्स जारी रखेंगे। और जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, हम तो इन पे डिपेंड करते हैं कि ऐसे ये ही। इस नॉलेज को फैलाएं। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगी कि स्पीच थेरेपी मैटर क्यों करती है स्कूल में, या स्पीच थेरेपी का होना क्यों जरूरी है। एक तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि स्पीच थेरेपी एक ऐसा लिंक बनाती है कम्युनिकेशन और लर्निंग के दरमियान, कि आपको कम्युनिकेशन आएगी तो आप लर्न कर सकते हैं। ये चीज मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपको लर्निंग आएगी तो आप रीडिंग की तरफ जाएंगे, आप राइटिंग की तरफ जाएंगे, आप को बिहेव करना आएगा, आप अपनी फ्रेंडशिप को फर्दर इस पे फ्रेंडशिप अपनी इंक्रीज कर सकते हैं लोगों के साथ। लोग आपके उठने बैठने का स्टाइल देखते हैं, आपके बोलने का स्टाइल देखते हैं। और अब टीचर्स का क्या किरदार है? टीचर्स को चाहिए कि वो अपने ना डेली जितनी भी स्ट्रेटजीज हैं वो स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट से डिस्कस करे, और वही स्ट्रेटजीज अपनी क्लासरूम में इम्प्लीमेंट करे। उन्हें पता होना चाहिए कि कौन सा ऐसा बच्चा है जो डिलेज के साथ है, उसकी स्क्रीनिंग करना जरूरी है। वो पेरेंट्स को बताए कि हाँ जी आपके बच्चे का ये इशू है, तो काइंडली आप इसकी स्क्रीनिंग जरूर करवाएं। और वो ना ज्यादा से ज्यादा जो एक होता है कि वर्बल एक्सप्रेशंस को इनकरेज करे, क्लासरूम में ऐसी एक्टिविटीज करवाए कि बच्चा आपका इनकरेज हो, ज्यादा से ज्यादा बोले। अभी हम कंक्लूजन की तरफ जाएंगे। जी, और तमाम पार्टिसिपेंट्स प्लीज आप इधर हमारे साथ रहे, काफी लोग ड्रॉप हो गए। जो प्रेजेंटेशन है वो हम इधर ही शेयर करेंगे, क्योंकि इन सब के हमारे पास ईमेल एड्रेसेस और नंबर्स नहीं जी होंगे। जी तो हम इधर ही प्रेजेंटेशन शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ क्वेश्चंस है। जी इद्रिस जहाँ का है, हाउ अ टीचर कैन असेस
by themselves, any criteria, any basic idea, any document? अच्छा चले इसको जरा इस पे बात करें। टीचर्स तो है, हम नहीं कह सकते कि टीचर्स प्रॉपर असेस कर सकते, लेकिन टीचर्स के लिए एक ऐसे वेबिनार्स होने चाहिए, ऑनलाइन प्रोग्राम्स या वर्कशॉप्स होनी चाहिए जिसमें टीचर्स को पता हो कौन से रेड फ्लैग्स हैं, कौन सी ऐसी चीजें अगर बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता तो हमें पेरेंट्स को बताना चाहिए, हाँ जी आप इसकी स्पीच थेरेपी करवाएं। अच्छा, और मेरे ख्याल में एक और सवाल था, एक सेकंड, एक और सवाल था ये वाला, क्या ऐसे बच्चों को स्कूल में भेज सकते हैं? अच्छा अब ना वही जब तक मैंने बच्चे की एज ना पता हो, किस एज का है, कितने वर्ड्स बोल रहे हैं, वो सारी चीजें बहुत मैटर करती है। अभी मैं अगर कोई भी आंसर कर देते ना वो उसमें बायसनेस आ जाएगी। तो काइंडली मुझे एज जरूर बताया करें, कितने अरसे से थेरेपीज ले रहे हैं, इशू क्या है, एक प्रॉपर मैसेज आप यहाँ पे मेंशन किया करें ताकि मैं आपको आंसर करने में मुझे भी आसान। हाँ जी ओके, आप अपना ठीक है। continue। अच्छा हम कंक्लूड करेंगे तो मेरा बस आप सबको ये वेबिनार का और एक अवेयरनेस प्रोग्राम का मकसद यही था कि कभी भी आपको अगर शक हो कि आपका बच्चा स्पीच डिले की तरफ जा रहा है या आपका बच्चा आपको आई कांटेक्ट नहीं दे रहा, अगर आप अपने बच्चे को कहते थोड़ा सा इंतजार करो मेरे लिए, वेट फॉर 2 सेकेंड्स, और वो सुन ही नहीं रहा, उसे वेटिंग का आइडिया ही नहीं है, तो आपको फौरन स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट से मशवरा करना चाहिए, स्क्रीनिंग करनी चाहिए। और अर्ली इंटरवेंशन सिर्फ बोलने की हद तक नहीं है, ये बच्चों की फुल पोटेंशियल पे काम करता है, बच्चों के आगे आगे फ्यूचर संवारता है। तो काइंडली इस पे जरूर फोकस कीजिएगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडे। और काइंडली मुझे बता दें कौन सी क्वेश्चन है। एक सवाल है कि ये वाला, मेरे ख्याल में जिन्होंने अपने बच्चे की एज नहीं बताई थी वो बता रही है 7 इयर्स, 7 साल का बच्चा है, वो बिल्कुल नहीं बोल रहा। 7 साल का बच्चा है और वो बिल्कुल नहीं बोल रहा, तो काइंडली मुझे ये भी बताइएगा कि आपने कोई थेरेपीज वगैरह करवाई हैं, किस एज में करवाई हैं? आ ई ओ कह रहे, इशारे करते हैं, ठीक है। अच्छा अब ऐसे बच्चों को अगर स्कूल में करवाना है ना तो आपने इंक्लूसिव सेटअप में करवाना है जहाँ पे सिर्फ ऐसे ही बच्चे हों, ताकि देखें अब वो आप नॉर्मल स्कूल में भी अगर करवाते हैं ना तो उसका कोई फायदा नहीं है, वहां पे जा तो थेरेपी ही नहीं हुई ना। हम्म। थेरेपी नहीं हुई तो फिर आपने बच्चे को इंक्लूसिव सेटअप में लेकर जाना है। अभी अगर आपका बच्चा 7 साल का है तो कोशिश करें कि स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें और पैक्स पे बच्चे को लेकर जाएं। ये तो फिर बहुत सारे रीजंस हैं। हाँ ये तो में आपको करवाना पड़ेगा जहाँ पे सिर्फ बच्चे की ये जहाँ रहती है वहाँ पता नहीं कोई इंक्लूसिव सेटअप हाँ है नहीं है, कोई थेरेपी के ऑप्शंस है ये नहीं सारे है। इश्यूज हैं ना। तो ये आप का नंबर, वानिया जरा शुमाइला का नंबर यहाँ लिखे ना, जो जो लोग भी राब्ता करना चाहे कर सकते जी हैं। जी कोई इशू नहीं। क्या है, पेरेंट्स नहीं करते बिल्कुल। हाँ जी मिस साबदा का भी क्वेश्चन है। जी आपदा, क्या सवाल है आप पूछ ले प्लीज, आप अपना माइक ऑन करें। जी मैम, मेरा क्वेश्चन ये है, स्कूलिंग के हवाले से है कि हमारे पास स्कूल में डिफरेंट बच्चे होते हैं, डिफरेंट माहौल से आते हैं। तो हमें एक चीज जो फेस करना पड़ती है वो उनके बिहेवियर के हवाले से फेस करना पड़ती है कि हम लोग स्कूल में तो उन्हें बहुत पॉजिटिव चीजें सिखाते हैं, लेकिन घर जाकर शायद उनका माहौल वो नहीं होता, तो नेक्स्ट डे पर मतलब ऐसा लगता है कि जो चीजें हमने सिखाई थी वो शायद बच्चा एडॉप्ट नहीं कर पाया। तो क्या हम इस चीज पर किस तरह से काम कर सकते हैं? काइंडली इस पर थोड़ा सा बता दें। ऐसा ही है, जब हम खुद भी थेरेपीज करवाते और जो पेरेंट्स घर में नहीं करवाते, इस पे काम नहीं करते, तो वो फिर हमारे लिए भी मुश्किल हो जाता है। तो इसका तो मुझे नहीं लगता कि कोई हल हो, या फिर पेरेंट्स की ही काउंसलिंग होनी चाहिए, और इसके अलावा इसका कोई हल नहीं है। पेरेंट्स से हम जितनी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा हमारे पास जब कोई थेरेपी के लिए आता है ना तो कोई पेरेंट अगर हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा तो फिर हम कहते हैं कि या तो आप घर में वीडियो बनाएं और हमें बना के भेजे कि आप किस तरीके से बच्चों से काम करवा रहे हैं, बच्चा घर में कैसे बिहेव कर रहा है, इसमें आपका क्या रोल है। तो ये थोड़ा सा है।
अच्छा, टीचर्स को चाहिए कि अगर जैसे नेम कॉलिंग है, कि अगर कोई बच्चा है जैसे सालार नाम का बच्चा है, तो हम आवाज देते हैं सालार, और टीचर अगर कंसिस्टेंटली ये देख रही है कि वो इसके नाम पे रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, और अगर टीचर कहती है लुक, और लुक पे वो देखता नहीं है, आई कांटेक्ट नहीं देता, ज्वाइंट अटेंशन नहीं देता, कोई चीज टीचर दिखा रही वो उसको देख नहीं रहा, बच्चे की सिटिंग नहीं है, वो टेबल चेयर पे बैठ ही नहीं रहा, बार बार बाहर जा रहा है, भाग दौड़ है, तो ये सबसे अर्ली साइंस है। अच्छा, ये इनका आपने रिस्पॉन्ड किया, जी सैयद जवाद का? जी जी। अच्छा, ओके। इसके अलावा और भी सवाल, जिसका सवाल है जरा माइक ऑन करके पूछे, क्योंकि आपने यहाँ सवाल नहीं लिखा है। अस्सलाम वालेकुम मैडम, मैं अपने बच्चे के रिगार्डिंग क्वेश्चन करना चाह रही थी। जी जी, गो अहेड। मैडम, मेरा बच्चा 4.5 ईयर का है, फंक्शनल स्पीच नहीं है लेकिन बोलता है, लाइक ABC 1 2 3, ये मैंने उसको सिखाया नहीं है, उसने खुद सीखा है। और दूसरी बात ये है कि पहले तो उसका बिल्कुल रिस्पांस नहीं था, लेकिन 1 1.5 साल से मैं खुद उसके साथ कोशिश कर रही हूँ। जैसे आपने वो इक्विपमेंट्स बताए, कार्ड प्ले, दूसरा ये इसकी ABA, यूट्यूब से जैसे मुझे मटेरियल मिला उसके अकॉर्डिंग मैंने सारा उसके साथ कोशिश की। जहाँ पे लोकली जो थेरेपिस्ट थे उनसे मैंने चेक करवाया, तो उन्होंने मुझे कहा कि इसको प्री स्कूल आप करवा दें, प्ले ग्रुप में, तो इसकी स्पीच आ जाएगी। उन्होंने इसको थेरेपी के लिए नहीं रखा, लेकिन अभी तक स्टिल 1 1.5 साल हो गया है, मैं इसके साथ कोशिश कर रही हूँ। ये मुझे कॉल नहीं करता, मैं बुलाती हूँ आगे से आंसर नहीं करता, लेकिन बात सुन लेता है। जैसे मेरे से दूर हो, कुछ फासले पे, मैं नाम से बुलाऊं तो आ जाता है। वॉशरूम का बताऊं तो ये खुद भी चला जाता है। हैंड वॉश, बात, शर्ट, कपड़े पहनना, लाइक ये जो अपने डेली रूटीन की चीजें होती हैं उनमें रूटीन के अकॉर्डिंग अपने सारे काम कर लेता है। लेकिन प्रॉपर मैं कहूँ कि मेरे से बात करता है या कुछ शेयर करता है तो वो अभी बिल्कुल भी नहीं है। अभी मैं ये चाहती हूँ कि मैं किसी ऐसे उसके हाथ ना लगूं कि मुझे, जिस तरह किसने कहा कि एक थेरेपिस्ट हैं वो कंसल्टेशन देते हैं और वो 20,000 की कंसल्टेशन है, असेसमेंट। तो वो इतना, ऑफ कोर्स सी बात है कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते बच्चे के लिए, लेकिन मैं अपने बच्चे के लिए कोशिश करना चाहती हूँ। तो काइंडली मुझे बताएं कि ये वर्थ इट है कि मैं उस थेरेपिस्ट के पास चली जाऊं और असेसमेंट ले लूं बच्चे की। कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। आप ये मैं कौन तो है? फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ कौन इतनी असेसमेंट के लेता है इतने पैसे, 20,000, दैट्स अ लॉट ऑफ मनी। बहुत ज्यादा। और इनको इनको आप क्या आप गाइड? कहाँ से बात कर रहे हैं? मैडम, मैं जेलम से बात कर रही हूँ। झेलम से? बस मैं क्या बताऊं कि अब मुझे भी नहीं आइडिया कि कौन इतने पैसे ले रहे हैं। ये कोई वो भी कायदे आप आजम, जी, वो मुझे बता रहे थे कि वो कायदे आजम इंटरनेशनल में बैठते हैं, डॉक्टर नोमान नाम है शायद उनका, बिल्कुल। नहीं नहीं, मैं कभी भी आपको रेकमेंड नहीं करूंगी। आप काइंडली मेरा नंबर ले लें, और जितना भी व्हाट्सएप पे मुझसे कांटेक्ट कर लें, मैं आपको फ्री में बता दूंगी जो भी इश्यूज हुए हैं। और ये है कि जेलम से बाकी थेरेपीज का भी कोई वो नहीं है कि प्रॉब्लमेटिक है ना आप लोगों के लिए भी आना जाना। तो बाकी आप कोई जरूरत नहीं, 20,000 बहुत। ऑनलाइन कुछ पढ़ सकते हैं? आप कुछ ऑनलाइन, ऑनलाइन लिंक्स शेयर कर सकते जी जी, ऑनलाइन मैं हैं? आपको, वीडियोस देख के अपने बच्चों की जी हेल्प जी, करें, इस तरह कुछ हो वो सकता है? ये मुझसे कांटेक्ट कर लें, वो फिर हमारा जो इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम ओके। होगा। हमने मैम शुमाइला का नंबर भी यहाँ शेयर किया है, और इन्होंने जो प्रेजेंटेशन दी अभी वो भी हमने शेयर किया है। उससे पहले इनका भी मैं एक सवाल है, मेरे ख्याल में सबीरा आपने सवाल नहीं लिखा है, आप अपना माइक ऑन करके सवाल पूछ ले प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम मैम, सबसे पहले तो थैंक यू आप दोनों का। और वेलकम। मैम शिवाला से मैं अक्सर इन टच रहती हूँ, उनको तंग करती रहती हूँ। तो मैंने पूछना ये था कि मेरा बेटा, वही सबसे पहले तो मिथ वाली बात, कि जब मेरा बेटा 3 साल का हुआ और मैंने नोट किया कि वो नहीं बोल रहा, तो मुझे काफी, मतलब उस टाइम वो हुआ कि थेरेपिस्ट की तरफ जा रही है, और ये हमारे दादा भी लेट बोले थे, ये भी लेट बोले थे। और जब मेरे बेटे को ऑटिज्म डायग्नोज हुआ, तो वो गेम उल्टी हो गई कि हमारे खानदान में तो कहीं भी ऑटिज्म नहीं है, ये शायद तुम्हारी तरफ से आया है। एनीवे, तो फिर ये हुआ कि तब से मैं अपने बेटी की थेरेपिस्ट करवा रही हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो 7.5 ईयर ओल्ड है। बोलता है, अपनी नीड्स बताता है, फंक्शनल थोड़ा सा है, मैं कहूँगी शायद 50%। लेकिन अक्सर मैं नोट करती हूँ कि उसको जो चीज़ सिखा दी जाए ना, कि जैसे उसको पता है कि मैंने हाउ आर यू के बाद आई एम फाइन ही बोलना है। अगर वो आई जी एम फाइन फील नहीं भी कर रहा ना कि वो फाइन नहीं है, स्टिल ही जी विल से आई एम फाइन। बस उसको उसकी वो वाली गेम है कि
उसको जो फीड करवाओ वो बोलता रहेगा, और अगर उसको किसी चीज का आंसर नहीं आता तो वो वही अब जैसे मैं कहीं बाहर जाती हूँ, जैसे हम उसको गार्डन ले गए, मैं उससे पूछती इब्राहिम डिड यू एंजॉयड अम्यूजमेंट पार्क। अब मैं कहीं से किसी दिन दोबारा उस पार्क में जाऊंगी तो वो मुझसे पूछेगा डिड यू एंजॉयड योर अम्यूजमेंट पार्क, मतलब उसका मतलब ये होता है कि मैं उससे पूछूं ये चीज, तो वो हाँ, इक्वली बिहेवियर आ जाता है उसका उसमें। तो और लेकिन ये और सेकंड वहाँ मेरा पे कुछ क्वेश्चन। जी जी। बच्चे को समझ नहीं आती ना, प्रॉब्लम ये है। अच्छा, नहीं लेकिन जी। इन्होंने अपनी मदर टंग क्यों नहीं ट्राई की है? अच्छा बहुत ये ज्यादा प्रॉब्लम ये क्योंकि हुई जब उसमें का कोई डिसऑर्डर आता है ना, तो बच्चे का रिसेप्टिव जो चीज है वो प्रॉपर इंटैक्ट नहीं होती। बच्चे का रिसेप्शन अच्छी नहीं होती कि वो किस तरीके से चीजों को परसीव करे, कैसे आपको रिस्पॉन्ड, समझने की सलाहियत थोड़ी सी जो है वो कमजोर जी हो जी जाती है, हम जी वो इन कमजोर है बिल्कुल। हाँ जी, ऐसे कह सकते। अच्छा, अब जो आपने कहा है कि इको ले लिया करता है, इको ले लिया इसलिए हम्म। करता है क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि उसने आगे बोलना क्या है, उसकी वोकेबलरी यहीं तक लिमिटेड थी। और जिस तरीके से आपने कहा ना कि हाउ आर यू पे सिर्फ कहते हैं आई एम फाइन, क्या आपने कभी जी सिखाने की कोशिश की है कि जिस दिन उसे बुखार हो तो वो बोले कि आई एम नॉट फीलिंग वेल? ये उसके बिल्कुल मैं थेरेपिस्ट ने उसको उसे ये, समझाती हूँ। ठीक है। जी उनके थेरेपिस्ट भी करती है, मैं भी समझाती हूँ। बस मुझे अब मतलब प्रोग्रेस तो मैं देख रही हूँ, ऑब्वियसली थेरेपी जी एक स्लो प्रोसीजर है, हम नहीं जी कह जी सकते कि एक साल में वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। अब मुझे जी ये टेंशन होती है हर वक्त कि अब वो 7.5 साल का है, क्या आगे मजीद थेरेपी से वो इम्प्रूव हो सकता है या यहीं पर ही सब कुछ रुक जाएगा। नहीं नहीं, इम्प्रूवमेंट तो इंशाल्लाह आएगी, क्यों नहीं आएगी। अभी वो देखे माशाल्लाह से इतना वर्बल हो गया, तो अब आप ना थोड़ा उसे एडवांस लेवल पे लेकर जाएं, उससे क्रॉस क्वेश्चनिंग करें कि एक चीज उसे जो रटी जी रटाई है ना उससे हट के अब थोड़ा सा लेकर जाए, वो आपसे कोई चीजें पूछे, और थोड़ा सा ना उसको ये कोशिश करें जो उसकी स्पीच थेरेपी है ना वो इंटरेक्टिव हो। जी। और अगर आप उसे बाहर रेस्टोरेंट पे लेकर जाएं, अगर आपका थेरेपिस्ट विलिंग है तो वो आपके साथ जाए, उसे वहां पे बैठने का स्टाइल आए, ग्रोसरी स्टोर पर लेकर जाएं, उसके जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप हो। ये थोड़ी सी कोशिश करें कि अगर आपका चलिए थेरेपिस्ट ठीक आपके है साथ कोऑपरेट बिल्कुल। करता है तो। चलिए ओके, ठीक है इंशाल्लाह, थैंक यू। मैं कोई और सवाल नहीं है और टाइम भी बहुत हुआ है। तो सबसे पहले शुमाइला आपका बहुत शुक्रिया। आई एम श्योर हमारे पार्टिसिपेंट्स ने बहुत कुछ सीखा होगा आपके सेशन से, और इंशाल्लाह वो स्पेशली जिनके इस तरह चैलेंजेस के साथ बच्चे हैं, उनको काफी हेल्पफुल हुआ होगा। और जिनके बच्चे इस तरह के नहीं हैं या जिनके बच्चे नहीं हैं वो दूसरों को प्लीज ये इंफॉर्मेशन दे दे, ये नॉलेज शेयर करे। इसी तरह से हम एक दूसरे से सीख के, और ये जो माशरे का जो सबसे छोटा तबका बच्चे और सबसे अहम तबका, अगर हमने अपने माशरे को अपने मुल्क को बेहतर करना है तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि हमने अपने बच्चों पे फोकस करना है। और इसमें इन्होंने रिपीटेडली कहा कि स्क्रीन ना दे दे, स्क्रीन को जीरो कर दे। तो इसमें आप लोग खुद भी पढ़े कि ये जो स्क्रीन के जो इफेक्ट्स है वो न सिर्फ बच्चे की स्पीच पे, उनके लैंग्वेज पे एक बुरा असर डालता है, बल्कि बच्चे का जो ब्रेन डेवलप होता है उसको वो डिसरप्ट करता है, और जो ब्रेन का आर्किटेक्चर है उसको वो ऑल्टर करता है। तो आप लोग खुद खुद भी पढ़े इस चीज को, बहुत जरूरी है। ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, हमें थोड़ा सा टाइम निकाल के पढ़ना है और लोगों से शेयर करना है, लोगों की कैपेसिटी बिल्ड करनी है। और इंशाल्लाह फिर हम इसी तरह के वेबिनार करते रहेंगे। जैसे मैंने शुरू में कहा था कि वी आर गोइंग टू इनिशिएट अनदर वेबिनार सीरीज, सो दिस वाज द फर्स्ट इन इन द सीरीज। और इंशाल्लाह आइंदा हम फिर एक नए टॉपिक के साथ जो हमारे बच्चों के बहुत उनके डेवलपमेंट के करीब है या इससे उनको फायदा हो सकता है, उस पे हम वेबिनार लेके आएंगे। आपने अपने दोस्तों से, अपने कोलीग्स से, सबसे इंफॉर्मेशन शेयर करना है और इनको encourage करना है कि वो ज्यादा से ज्यादा इन सेशंस को अटेंड करें। जब आप लोग ज्यादा से ज्यादा अटेंड करेंगे और इस नॉलेज को फैलाएंगे फिर हम सब कामयाब होंगे। अदरवाइज अगर खदीजा पिछले 6-7 सालों से यही कर रही है, और अगर बहुत अभी तक ज्यादा कामयाबी हासिल नहीं हुई है, तो उसकी वजह भी ये होगी कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस सफर में शामिल नहीं हुए हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत अच्छा लगा, बहुत आप लोगों ने टाइम दिया।
और आप सब की तरफ से मैं शुमाइला का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम हमें दिया। ये बहुत बिजी खातून है, लेकिन इन्होंने बहुत हमें टाइम दिया। थैंक यू सो मच। और प्रेजेंटेशन यहाँ शेयर हुआ है, आप ये भी देख ले। और इसके अलावा फिर शुमाइला का नंबर भी हमने शेयर किया है। और इंशाल्लाह आप लोगों से ये जो हमारा सिलसिला है ये जारी रहेगा। थैंक यू वेरी मच। और हमारे वेबसाइट पे भी आप देख लीजिए हमारे जो भी इवेंट्स होते हैं, जो भी चीज़ें होती है। और हमारे फेसबुक पे आपको हमारे फेसबुक से भी इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो थैंक यू वेरी मच जी। सब आपका बहुत ज़्यादा थैंक्स कर रहे हैं शुमाइला। यू बाकी भी इंशाल्लाह जब कभी भी अपॉर्चुनिटी मिली तो हम जरूर अच्छा वानिया, ये ग्रुप में हमारे वेबसाइट और फेसबुक का एड्रेस भी शेयर करें। इसमें से कुछ नाम तो मुझे फेमिलियर लग रहे हैं, हमारे मेंबर्स हैं, बाकी नए नाम भी है। आप तमाम से गुजारिश है कि हमारे अलायंस के मेंबर बने और ज्यादा से ज्यादा अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट के बारे में सीखें और सिखाएं लोगों को। थैंक यू सो मच। जाते जाते अगर किसी ने कुछ पूछना है, कोई कमेंट करना है तो काइंडली करें, अभी हमारे पास 3 मिनट है। थैंक यू। सब अप्रिशिएट कर रहे, थैंक यू, वेरी नाइस। थैंक यू जी, थैंक यू। अल्लाह हाफिज।